नमस्कार दोस्तों, कीप ऑनलाइन स्टडी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। देखिए, आरआरबी एनटीपीसी का लगातार पिछले सालों के पेपर से मैं आप सभी को अवगत करा रहा हूं, क्योंकि एनटीपीसी की एग्ज़ाम जल्दी होने वाली है। एनटीपीसी की एग्ज़ाम की पहले वैकेंसी की लगभग 18,000 आई थी और इस बार लगभग डबल 35,000 वैकेंसी आई है। तो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा सुनहरा मौका है। देखिए, अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर के पेपर को बहुत ध्यान से पढ़िए। उससे पता चलेगा आपको कि किस तरह के पेपर पूछे गए हैं, उस हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आगे जारी रख सकेंगे। साथ ही अगर आप ग्रुप डी की भी तैयारी कर रहे हैं तो यदि एनटीपीसी को आप अच्छे से कर लेंगे तो ग्रुप डी भी आपकी अच्छे से क्वालिफाई हो जाएगी। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न थे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, ये प्रश्न हमारा किसका है, CISI का है, कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का। तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। क्या बोल गया है प्रश्न को देखिए। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज एक निश्चित ब्याज की दर से 2 वर्ष की में 1200 रुपये है और उसी धनराशि का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 2 वर्षों में 1290 रुपये मिलता है। तो मूलधन कितना होगा ये आप सभी को बताना है। तो इस तरह से प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो रेट नहीं पता है। तो देखिए, हम जानते हैं कि जो साधारण ब्याज होता है वो बराबर बराबर प्रत्येक वर्ष बराबर होता है और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है। तो 1200 रुपया यदि 2 वर्ष में है तो एक वर्ष में कितना हो जाएगा दोस्तों, 600। फिर दूसरे वर्ष में भी 600। और लेकिन यहाँ पे अंतर देखिए कितना का बताया गया है कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज से लेता है तो 1290 रुपये लेता है, यानी उसमें से मात्र 90 रुपये जो ज़्यादा लिया, यही चक्रवृद्धि ब्याज का लॉजिक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज पे जो 90 रुपये लिया, किस पे लिया होगा, जो दूसरे वर्ष में 600 रुपये लिया उसी पे ना चक्रवृद्धि ब्याज पे 90 रुपये लिया होगा। तो उस हिसाब से आपको रेट पता चल जाएगा। तो हम रेट निकालने के लिए निकाल सकते हैं 90 रुपया किस पे, चक्रवृद्धि ब्याज 600 रुपया पे। और इसके लिए रेट परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर देते हैं। इसको कटा दीजिए, इसको कटाएं तो 15 छक्के 90, यानी हो गया 15%। क्या था हमारा, ये 15% पे ब्याज दिया था। अब पूछा गया है कि प्रिंसिपल बताना है, यानी मूलधन बताना है 2 वर्ष के लिए। तो एक सीधा सा एक प्रश्न सिंपल सा होता है। 2 वर्षों के लिए क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है PR/100। यदि 2 वर्ष है तो यहाँ पे क्या करते थे, स्क्वायर लगा देते थे। यदि 3 वर्ष होता तो क्या करते थे, क्यूब लगा देते थे। और दोनों का अंतर कितना है देखिए, तो 1200 और 1290, यानी 90 का अंतर हो गया। अब यहाँ से आप कटा सकते हैं। देखिए रेट पता चल गया आपको ना, प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो गया, रेट पता चल गया तो रेट कितना है आपका 15। तो यदि स्क्वायर है तो 15 गुना 15 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, नीचे 100 है तो 100 गुना 100 यानी 4000, 10,000 हो जाएगा। और बराबर 90 है। देखिए सिंपल से इसको काट दीजिए, 15 छक्की 90 यहाँ से कट गया। और यहाँ से देखिए 3 से इसको काटिए, 3 पचे 15 और 3 दूनी 6। और कटेगा क्या, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 कटेगा नहीं। अब देखिए इसको भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ से कितना कट जाएगा, यहाँ से कटेगा तो 5 दूनी 10 और ये कितना हो गया 0 0। देखिए कितना जीरो हो गया यहाँ पे, ये देखिए 3 जीरो हो गया ना। और इसे गुना कर दीजिए, 2 गुना 2000, तो ये कितना जाता है आपका 4000 आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी होगा सही, 4000 रुपया। काफ़ी इजी प्रश्न था, मैंने आप सभी को समझाया इसलिए थोड़ा टाइम लगा। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ कि नेक्स्ट प्रश्न कैसा था। चलते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है। एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ स्थित है, तो ये असम में है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही था इसका। तो कहाँ है, असम। तो देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ भी बी ही लिया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो प्रश्न नंबर 3 पे चलेंगे। चलिए देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका। यहाँ बोला है होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत, क्या बोला गया, होमोसेपियंस के रूप में वर्गीकृत किए जाने वाले प्रारंभिक होमोनिड्स थे, कौन थे, होमोनिड्स कौन थे। तो याद रखिएगा क्रो-मैग्नन थे। कौन थे, क्रो-मैग्नन थे, क्रो-मैग्नन, यानी ऑप्शन नंबर ये बी सही था। यहाँ पे याद रखते के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये आपको प्रीवियस ईयर के पेपर काफ़ी मदद करेंगे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए।
तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कैसा प्रश्न है नेक्स्ट, चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। यदि ए को ए बुलाता है और ओ ए आर को 34 बोलता है तो आपको बताना है रोयर को क्या बोलेगा, रोयर को क्या बोलेगा। तो ये सिंपल सा प्रश्न है। देखिए ए, ये प्लेस वैल्यू इसका सबका बताया है कि गिनती में कितना है, तो ये प्लेस वैल्यू बताया। तो हमने कल भी पिछले प्रश्न में बताया था, कल का जो मैंने वीडियो अपलोड किया था, पिछले वीडियो में बताया था इजोटी, एक EJOTY बताया था। इससे आप याद रख सकते हैं शॉर्ट में। देखिए इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 10, इसका वैल्यू 15, इसका वैल्यू 20 और इसका वैल्यू 25। अब इस वैल्यू पे आप आराम से बता सकते हैं कि किसका क्या मान होगा। देखिए सिंपल सा है। अब यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू 1 था तो 1 ले लिया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या बोला, OAR, ओ का वैल्यू कितना होता है 15, ए का वैल्यू 16 और यहाँ पे आर का वैल्यू 18। तो जोड़िएगा तो कितना होगा 34। उसी तरह रोयर को जोड़ने पर आपको कितना होगा, तो सिंपल सा है। आर का वैल्यू कितना होता है 18 होता है। उसके बाद ओ का वैल्यू कितना होता है 15 होता है। उसके बाद ए का वैल्यू 1 होता है और आर का वैल्यू फिर से 18। सभी को जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, जोड़ने के बाद 52 हो जाता है। तो ये 52 यानी ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि सबको जोड़ने पे 52 हुआ। देखिए ROAR, इसका प्लेस वैल्यू रखिएगा, आंसर आ जाएगा। बाकी ये याद रखिएगा, ये तरीका, इस पे टर्म बनता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न किस तरह है देखिए। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि तीन संख्या क्या है 2:3:5 के में है तो और उनके योग 2 गुना है, योग का 2 गुना है, तो सबसे बड़ी संख्या का वर्ग बताना है, सबसे बड़ी संख्या का वर्ग। तो देखिए यहाँ ध्यान से 2:3:5 में है और इनके योग का 2 गुना है। तो इनके योग का अगर 2 गुना कर दिया जाए तो इनको जोड़ दीजिए, कितना होता है 3 2 5 और 5 10, यानी इनका योग का 2 गुना कर दिया जाए तो ये संख्या क्या हो जाती है 100 हो जाती है। तो यदि इनका योग को हम इधर ले आए 2 को, तो यहाँ से 2 से कटा सकते हैं ना, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। और हम 1 अनुपात भी ला सकते हैं, जब 1 अनुपात कटाए तो कितना हो गया 1 अनुपात बराबर हो गया 5। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है यहाँ पे, देखिए तो सबसे बड़ी संख्या यहाँ पे 5 है, सबसे बड़ी संख्या 5 है और 1 अनुपात का वैल्यू 5 है, तो 5 अनुपात का वैल्यू कितना हो गया 25। क्वेश्चन के अनुसार बोला है कि इसका वर्ग कितना होगा, तो इसका वर्ग कर लेंगे। 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 625। 625 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए बी ऑप्शन में है। इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं दोस्तों इजी मेथड में, तो इसका आंसर बी 25 हो जाएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह है, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ कि जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। देखिए ये देखिए इस तरह का प्रश्न है, कल भी मैंने बताया था इस तरह का प्रश्न, आप सभी ध्यान से देखिए। देखिए क्या बोला गया है इसमें, इसमें बोला गया है कि उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करता है जिन्हें पढ़ना पसंद नहीं है। क्या बोला गया, ये ट्रायंगल उस व्यक्ति को पसंद करता है जिसे पढ़ना पसंद नहीं है, पढ़ना पसंद नहीं है, पी से डिनोट कर दिए। उसके बाद बोला है कि गोल जो है सर्कल उन व्यक्तियों को प्रतिनिधित्व करता है जिसको साइकिलिंग पसंद है, इसमें क्या है साइकिलिंग करने वाला है। और उसके बाद स्क्वायर क्या चीज़ का प्रतिनिधित्व करता है, जिन्हें ट्रैकिंग पसंद नहीं है, इसमें से क्या है ट्रैकिंग पसंद नहीं है, तो टी से डिनोट कर देते हैं। अब देखिए क्वेश्चन किस बेसिस पे है, इसको देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यह क्वेश्चन क्या दिया गया है, बोला क्या गया है कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद नहीं है, कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद नहीं है। दोस्तों इस दोनों क्वेश्चन को हम एक फ्रेम में नहीं दिखा सकते क्योंकि ये थोड़ा कंजेस्टेड हो जाएगा, इसलिए आप यहाँ से समझ लीजिए। मैं फिर से आपको प्रश्न दिखाऊंगा। यहाँ क्वेश्चन क्या था कि कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद नहीं है, तो आप सभी को बताना है कितने व्यक्ति को पढ़ना पसंद नहीं है। तो अब चलते फिर से क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या था, तो फिर समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया था कि कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है, हमने भूल से पसंद नहीं बोल दिया था, पढ़ना पसंद है। तो पढ़ना पसंद बोले क्या है ट्रायंगल है, तो सभी के ट्रायंगल वाले के मान जोड़ लेंगे, यानी 43 31 12 28 12 और 44, इन सभी को जब जोड़ेंगे तो ये 170 आएगा। तो यहाँ से हम समझ जाएंगे कि 170 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना
पसंद है। क्या है? पढ़ना पसंद है। तो चलते हैं हम ऑप्शन टिक करने की तरफ। पढ़ना पसंद है। तो कितने व्यक्तियों को पढ़ना पसंद है? तो हमने अभी क्या निकाला था, 170 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें पढ़ना पसंद है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। 170 व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें पढ़ना पसंद है। देखिए इस तरह के जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 3 से 4 क्वेश्चन लगातार पूछा जाता है दोस्तों। तो इसमें से क्या हो, जब आप भी प्रश्न सॉल्व करें तो एक प्रश्न को ही अच्छे से सॉल्व कर लें कि बार बार फिर से जरूरत ना पड़े और फिर सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते उसका आंसर देते चले। देखिए इसी तरह के फिर नेक्स्ट प्रश्न भी है, 7वां प्रश्न भी सेम है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ क्या पूछा गया है। अब इस पर पूछा गया है कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं, कितने व्यक्तियों को पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं। क्या पूछा गया है? पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग पसंद नहीं। तो इसके लिए हमको क्या चलना पड़ेगा, फिर से क्वेश्चन की तरफ चलना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या था। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। देखिए प्रश्न था ना कि ऐसे कितने व्यक्तियों हैं जिन्हें पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं। तो ये पढ़ने वाले से डिनोट करता था और ये साइकिलिंग वाले से डिनोट करता था और ये ट्रैकिंग वाले से डिनोट करता था। यहाँ पे पूछा गया है कि पढ़ना और साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं। तो मात्र 31 ऐसा नंबर है जिसमें से क्या है कि पढ़ने वाला भी आ रहा है और साइकिलिंग भी आ रहा है लेकिन ट्रैकिंग वाला नहीं आ रहा है। तो 31 ऐसे बंदे थे जिन्हें क्या था, साइकिलिंग पसंद थी और पढ़ना ही पसंद था लेकिन ट्रैकिंग नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 31। ऑप्शन नंबर क्या होगा? चलते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर शायद ए था। चलते हैं प्रश्न की तरफ। देखिए क्या था, साइकिलिंग और ट्रैकिंग पसंद है। तो क्या ऑप्शन नंबर है इसका? तो देखिए 31 ऑप्शन। एक सेकेंड, थोड़ा प्रॉब्लम हो गई। साइकिलिंग पसंद है लेकिन ट्रैकिंग नहीं। तो कितना ऑप्शन निकाले थे हम? 31 निकाले थे। तो यहाँ आंसर हमारा क्या जाता है? 31 आ जाता। ठीक है, क्या जाता है? 31। तो ये हमारा 31 करेक्ट होता है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न कैसा था? सेम इसी तरह का है 8वां तक। तो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अब क्या बोला गया है इस प्रश्न में? देखिए बोला गया है कितने व्यक्तियों को ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है। ट्रैकिंग भी पसंद है और पढ़ना भी पसंद है लेकिन साइकिलिंग पसंद नहीं है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? फिर से फिगर देखना पड़ेगा। तो चलिए फिगर की तरफ चलते हैं। चलते हैं फिगर। देखिए यहाँ पे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि ट्रैकिंग, क्या था यहाँ पे? ट्रैकिंग और पढ़ना पसंद है लेकिन साइकिलिंग नहीं। तो देखिए ट्रैकिंग और ये पढ़ना और ये साइकिलिंग, ये वाला बंदा नहीं आना चाहिए। तो मात्र देखिए 28 ऐसी नंबर है जिसमें क्या है कि ये साइकिलिंग भी है और इसमें आपका पढ़ना वाला भी पसंद है लेकिन ट्रैकिंग वाला नहीं है। तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका? ये 28 ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इसमें 28 करेक्ट होता है। तो चलते हैं ऑप्शन में कौन से नंबर में 28 था, चलते हैं देखते हैं। तो देखिए कौन सा नंबर में था? ऑप्शन नंबर डी में था 28। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे भी रेलवे ने भी डी ही लिया गया है। तो देखिए एक प्रश्न से 3 प्रश्न सॉल्व हो गया। यहाँ एग्जाम पेपर में जो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन में होगा वो सामने में हर क्वेश्चन में आपका ये फिगर बना रहेगा। इस तरह से जो फिगर बना हुआ था वह हर प्रश्न में बना रहेगा। तो आप अच्छे से प्रश्न सॉल्व कर लें और फिर आराम से देखते चलें। यहाँ पे तो मैं अपने इस पे बता रहा हूँ जिसके कारण आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये तो आपका साइंस से है। देखिए क्या प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे है, निम्नलिखित कीटनाशकों, क्या है? निम्नलिखित कीटनाशकों किसके हानिकारक प्रभाव केरल में स्वास्थ्य मुद्दों का प्रचार करते समय मीडिया की नज़र में आए। तो उस समय से क्या था कि वो करंट के टाइप का था। तो ये कौन थे? देखिए एंडोसल्फान थे। कौन थे? एंडोसल्फान थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही होता है इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा इसको। ये मैथ्स का क्वेश्चन आप सभी ध्यान से देखिए क्योंकि मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में मार्क्स के लिए। तो देखिए कि क्या बोला गया है, 6 साल पहले 2 व्यक्ति पी और क्यू की आयु का अनुपात 3:2 था। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो आपको बताना है कि पी की आयु कितनी थी। तो देखिए यहाँ पे क्या कीजिए, यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन को इस तरह बनाइए। पी और क्यू का क्या थी, ये वर्तमान आयु मान लेते हैं 6 साल पहले। तो हम 6 साल पहले
क्या अनुपात था, देखिए 3:2 था, तो 3:2 मान लिए। उसके बाद क्या बोला गया, देखिए 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 8:7 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए 4 वर्ष बाद, तो 4 वर्ष प्लस कर लेंगे यहाँ पे, तो 4 वर्ष प्लस क्या हो जाता है, देखिए तो 8:7 हो जाता है। तो इधर भी दोनों में 4-4 साल प्लस हुआ और यहाँ पे दोनों में 6-6 साल माइनस भी हुआ, दोनों तरफ सेम है। अब देखिए डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पे देखिए 3 साल था और यहाँ 5 साल था, मान लेते हैं तो इसमें डिफरेंस कितना का होगा, 8 साल का। और इनका डिफरेंस कितना मान लेते हैं, देखिए 10 साल का डिफरेंस हुआ, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक का डिफरेंस कितना 5, और इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ 10 साल। तो जान लीजिए कि 5 रेशियो बराबर कितना हो गया आपका 10 साल हुआ ना, तो 1 रेशियो बराबर आप बोल सकते हैं कि 2 साल हुआ। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि 3 वर्ष जो यह होगा, यहाँ पे 3 रेशियो बराबर 6 साल, क्योंकि 3 गुना 2 करेंगे। तो और यहाँ भी तो हम बोल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बोला है पी की आयु, तो हम सिर्फ पी की निकालेंगे, क्यू की क्यों निकालेंगे। तो 3 रेशियो बराबर क्या हो गया, 3 रेशियो गुना 2, 6 वर्ष। तो पूछा गया वर्तमान आयु, तो 6 वर्ष उसे क्या था, पहले वाला वर्ष था। यदि 6 साल बाद ही आ जाएगा इधर, तो कितना साल रहा होगा, तो ये 12 साल रहा होगा, तभी तो वह 6 साल पहले 6 साल का होगा। तो इसका आंसर बी 6 साल हो जाएगा। इस तरह के प्रश्न को इस तरह बनाते हैं, तो ये बी ऑप्शन नंबर करेक्ट होगा। ठीक है, 12 साल। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये क्वेश्चन क्या है, ये मैथ का क्वेश्चन है। बोला क्या गया है, 2 अंकों, क्या बोला गया है, 2 अंकों वाली संख्या का योग 9 है। जब अंक के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 45 से कम हो जाती है। तो बदली हुई संख्या ज्ञात करें, बदली हुई संख्या ज्ञात करें बोल रहा है। तो याद रखिए, इसमें से आप क्या कीजिए, ऑप्शन से जाइए। ऑप्शन से कैसे जा सकते हैं, देखिए ये ऑप्शन नंबर पहले हम कल भी बताए थे कि आप पहले डी से स्टार्ट कीजिए, उसके बाद फिर ए से लिए। तो हम अभी डी से स्टार्ट कर रहे हैं, तो डी से लेंगे तो देखिए हम क्या ले रहे हैं, 27 लेते हैं। तो 2 संख्या का 27 का योग कितना 9 तो है, यहाँ से तो कंडीशन सेटिस्फाइड है। अब क्या बोला है, जब अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए, यानी अंकों के स्थान को उल्टा कर दिया जाए तो 45 कम हो जाती है। तो इसमें देखिए अंतर 45 का हो रहा है क्या, जी हाँ, इसका अंतर कितना हो रहा है, 45 का हो रहा है। तो ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड है। तो हम बोल सकते हैं कि बदली हुई संख्या क्या थी आपकी, 27 थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट है। इसलिए हमेशा ज़्यादातर ऑप्शन से लिया कीजिए, और एग्जाम में ज़्यादातर या तो ए करेक्ट करता है या डी करता है। आप सबसे पहले डी में स्टार्ट करें, उसके बाद ए से ले। तो इस तरह से ये स्मार्ट वर्क करने का तरीका है भाई, लेकिन आपकी मर्जी, बाकी जिस तरह कर सकते हैं। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया, ये देखिए कथन और निष्कर्ष का प्रश्न है। तो कथन निष्कर्ष का सवाल देखिए कैसे है, क्या बोला गया है, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। क्या बोला, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। तो अब निष्कर्ष क्या बोला गया, देखिए हर कड़ी मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है, हर मेहनत करने वाला व्यक्ति सफल रहा है ये जरूरी नहीं है। जिस तरह आप बोल सकते हैं कि लेबर मजदूर भी तो बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, क्या वो सफल हैं, नहीं है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, यहाँ इसके अनुसार बोल सकता है सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती। ये थोड़ी बोला गया है कि मेहनत से ही सफलता मिल सकती है। तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट देखते क्या है, हर सफल व्यक्ति मेहनती होता है, ये बात सही है। जो व्यक्ति होगा, इससे ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन कह रहा है, सफलता कड़ी मेहनत के बिना हासिल नहीं की जा सकती, यानी मेहनत जो करेगा वही सफल होगा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर क्या हो सकता है, 2 करेक्ट होगा। और यहाँ भी देखिए केवल 2 तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे है, देखिए ये क्या बताया गया, इसमें छोटा बड़ा करने के बताया गया है कि कौन सा ऑर्डर सही है। तो इस प्रश्न में क्या किया कि ये देखिए सबका लगभग सेम है, 3.8 इसमें भी 3/8 3/8 3/8। तो आप क्या कीजिए, कोई भी एक क्वेश्चन को ले लीजिए और उस बेसिस पे आप क्या कीजिए, अपने से सेटिस्फेक्शन कर लीजिए। सबका पहले डिनोमिनेटर या फिर न्यूमरेटर का एलसीएम लेके सेम कर लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए, सबको ऊपर वाले से सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आपको पता चल जाएगा या तो
हर या फिर अंश को बराबर कर देने के बाद कोई एक नंबर होगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन छोटा कौन बड़ा, उस बेसिस पे आप टिक कर दीजिए। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही हो जाएगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर बी, तो आप एक बार कर लीजिएगा तो फिर सही रहेगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखिए क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक गुर्दे की पथरी का निर्माण करने के वाला सर्वाधिक सामान्य यौगिक है। तो कौन सा सामान्य यौगिक है, तो याद रखिएगा कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। दोस्तों मैं इस चैनल में साइंस के 3000 क्वेश्चन की सीरीज चला चुका हूँ, साथ में मैं एक वीडियो ये भी डाला हूँ पूरी स्पीडी की, जिसमें मैं लगातार 1001 क्वेश्चन का PDF साथ में सॉल्यूशन भी करवा चुका हूँ। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वहाँ से अपनी साइंस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। बाकी मैं यहाँ पे अभी सेट चला ही रहा हूँ, तो आप ये वीडियो देखते रहें जिससे कि आपकी प्रिपरेशन अच्छे से होते रहे। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह का है, क्या बोला गया है, बोला गया है क्या, एक मानव जीव में औसतन कितनी स्वाद कलियां मौजूद होती है। कितनी स्वाद कलियां मौजूद होती है, तो याद रखिएगा 2000 से 8000 स्वाद कलियां मौजूद होती है। और स्वाद कलियां क्या होता है, इसको टेस्ट बर्ड भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो याद रखिएगा टेस्ट बर्ड, टेस्ट बर्ड। जिसके कारण मुझे क्या पता चलता है, हमें जो जीव होती है, जीव में जो हमारे छोटे छोटे इस तरह देखिए ऐसा हो जीव होता है, और ये थोड़े छोटे डॉट होते हैं, तो ये भी इसी को टेस्ट बर्ड बोलते हैं। और ये टेस्ट बर्ड क्या होते हैं, हमारे स्वाद को परखने में काम करते हैं। सब यहाँ पे अलग अलग लेयर होता है, देखिए जैसे यहाँ पे क्या होता है, सावर का पता चलता है, यहाँ पे स्वीट का पता चलता है, तो वो अलग अलग पता चलते रहता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, चलिए देखते हैं। बोला क्या गया, देखिए सफेद रेगिस्तान भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, तो याद देखिएगा गुजरात में सफेद रेगिस्तान स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात में। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चल तो ये ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न कैसा है, चलिए देखते हैं। बोला क्या गया है, एक नवजात शिशु, क्या बोला गया है, एक नवजात शिशु के शरीर में कितनी हड्डियां होती है। तो एक नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां रहती हैं, और बाद में जब वो वयस्क हो जाते हैं तो उनके शरीर में कितनी हड्डी हो जाती है, तो 206 हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे याद रखें कि एक वयस्क मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां और नवजात शिशु के शरीर में 350 हड्डियां होती हैं। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, बहुत ही इजी प्रश्न है, सॉल्व करते हैं चलिए। देखिए इसी तरह के प्रश्न हमेशा एग्जाम में आते रहेंगे, इनसे लेवल थोड़ा सा टफ हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो आप इस तरह के प्रिपरेशन को करते रहेंगे तो आपको पता चलते रहेगा कि किस बेसिस पे क्वेश्चन होता है और आप अपनी तैयारी को किस बेसिस पे ले जा रहे हैं, तो आपको पता चलते रहेगा। साथ में देखते रहिए कि आपसे कितने प्रश्न सॉल्व हो रहे हैं। मैं डेली ही एक वीडियो डालते रहूँगा इस पे बेसिस पे, तो आप डेली ही वीडियो को देखते रहें। और यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलते रहेगी। देखिए प्रश्न क्या बोला गया है, प्रश्न बोला गया है क्या, 52, 54, 55, 56 ये नंबर कुछ दिए गए हैं, इसका बहुलक निकालिए। क्या निकालने बोल रहा है, बहुलक निकालने। तो बहुलक किसको बोलते हैं, जो बहुत बार यूज किया जाता है उस नंबर को हम बहुलक बोलते हैं। तो इसमें आप देखिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जो बहुत ज़्यादा बार रिपीट किया गया है। देखिए 52, 52 और एक बार भी यूज नहीं किया है, यानी 52 तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए क्या क्या है, 54 ले लेते हैं, 54 एक बार, 54 दो बार और 2 बार यूज किया, यानी अब इसके बाद देखिए 55 एक बार, 55 दो बार, 55 3 बार, यानी 55 3 बार यूज किया गया। 56 एक ही बार यूज किया गया है, और 53, लेकिन सबसे ज़्यादा बार क्या क्या है, 55 ही यूज किया गया है। कितनी बार क्या गया है, ये 3 बार यूज किया गया है, सबसे ज़्यादा बार इसी का यूज हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि बहुलक इसका कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी ही सही होगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए ये मैथ्स का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या दिया गया, देखिए ध्यान से समझिए। बोला क्या गया है, ये कुछ नंबर है, इसको 3 भागों में इस तरह विभाजित कीजिए कि पहला आधा भाग
दूसरा का 1/3 भाग और तीसरे का 6ठा भाग आपस में बराबर है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, देखिए पहला का आधा भाग यानी कोई नंबर है इसका आधा भाग, फिर क्या बोला गया दूसरे का 1/3 भाग और तीसरे का क्या बोला गया है 1/6 भाग क्या है बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर हैं। तो बोला क्या गया है तीनों भाग में दूसरे और तीसरे का भाग बराबर है, तो बांटना है कि कौन सा इक्वेशन इसमें सही होगा। ठीक है, तो ये काफ़ी इजी प्रश्न है। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, इसमें से रेशियो निकाल सकते हैं इसका। जब इसका रेशियो निकालिएगा तो देखिए कैसा हो जाएगा। इसको देखिए एलसीएम ले लीजिए 6, यहाँ पे 6 तो यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे फिर 2 आ जाएगा और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 3:2:1 में ये बढ़ गया। तो ये देखिए कितना हो गया 3 तो 5 1 6 हो गया। 6 रेशियो बराबर कितना हो जाता है 3740 हो जाएगा। और 3740 को क्या कीजिएगा एक रेशियो बराबर निकाल के उसके बाद जब ये ऑप्शन कीजिएगा तो बाकी एक बार 3 में गुना कर दीजिएगा, एक बार 2 से गुना कर दीजिएगा, एक बार 1 से गुना कर दीजिएगा। जब तीनों से गुना कीजिएगा तो सेम आंसर क्या आ जाएगा, देखिए इसमें से को ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, यानी ये इसका वैल्यू आ जाएगा 680, इसका वैल्यू आ जाएगा 1020 और इसका आ जाएगा 240। ठीक है, इस तरह से प्रश्न बोलता है। बाकी कैलकुलेशन आप मल्टीप्लाई घर में भी कर सकते हैं। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे, देखिए ये क्वेश्चन क्या है रीजनिंग बेसिस पे है कि इसमें से प्रतीक बोल रहा है। तो आप इस तरह से क्या कीजिए, अगर बाय ऑप्शन चलेगा तो इजी रहेगा। मैंने बताया आपको पहले हमेशा से ऑप्शन डी पहले यूज करेंगे, उसके बाद पहले बार ऑप्शन डी, उसके बाद दूसरा नंबर में ऑप्शन ए को यूज करेंगे। तो देखिए इस पर पुट कीजिए ऑप्शन डी का वैल्यू। तो देखिए क्या है, पहले क्या है गुना है तो यहाँ पे गुना कर दिए, उसके बाद क्या है तो इसको पहले आप तो से हम मिटा देते हैं जिससे दिक्कत ना हो। देखिए ऑप्शन नंबर डी से चलेंगे, यहाँ पे क्या है गुना ले लेंगे, उसके बाद क्या है प्लस ले लेंगे, उसके बाद क्या है माइनस ले लेंगे। अब देखिए आराम से सॉल्व कीजिए बॉड मास रूल से। तो इसको जब मल्टीप्लाई किए तो कितना हो जाता है, देखिए तो 20×60 20×7 21 तो कितना हो गया आपका 81 हो गया। हाँ 81 और प्लस 19 कितना हो जाता है आपका बताइए, तो 81 19 हो जाता है आपका 81 9 90 और 10 100, और 100 में जब आप 10 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाता है 90 आ जाता है। यानी यही इक्वेशन एक ऐसा है जो सेटिस्फाइड कर रहा है इस इक्वेशन को। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बोला क्या गया है, बोला है हाँ देखिए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन है और ये बोला क्या गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है। वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है तो कौन सा नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एक वर्ड प्रोसेसर का ऑप्शन नहीं है, यानी ये गलत है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होता है और यहाँ रेलवे ने भी डी ही लगाया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे, ठीक है क्या बोला गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोला गया है किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मेरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था। कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया था, तो याद देखिएगा गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। साथ ही यही पूछ सकता है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, तो याद रखिएगा मुंबई में है। मुंबई को माया नगरी भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न सही था। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे, देखिए इस तरह के प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, देखिए इसको पॉइंट को उड़ा दिए, यहाँ से पॉइंट को उड़ाए तो यहाँ कितना आ गया 10, और 10 इसको कटा है तो ये कितना आ गया यहाँ पे 2 बच गया। अब देखिए सिंपल से इसको गुना किया तो कितना आ गया 10 और 50, जब 50 और 10 को जोड़ दे कितना आ गया आपका 60 आ गया। आप 60 को डिवाइड दिए तो हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पॉइंट तो 10 डालते हैं, यदि इसको उलट देंगे ताकि डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें पलटना पड़ता है, तो ये 10 ऊपर आ जाएगा और ये 7 नीचे आ जाएगा। जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना 600 और बाई 7, जब 600 से 7 को मल्टीप्लाई कीजिए इसको कटाइए तो कितना देता है 6 से 56 से 6 7 8 56 तो 8 आ जाएगा। उसके बाद देखिए कितना बचा, यहाँ पर 4 बचा, 56 और 4 4 जीरो यानी 7 5 35 7 42, तो 5 बार में लीजिए 7 5 35, उसके बाद पॉइंट डालना पड़ेगा। उसके बाद कितना जाता है 7 आ जाता है, फिर 1 आ जाता है, यानी 7 1 तो कितना जाता है, देखिए तो आंसर 85.71। तो कौन सा ऑप्शन में 80.71, तो ये ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, और रेलवे ने भी सी ही लिया है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न को इस तरह जल्दी से सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन जितनी अच्छी रहेगी आपका एग्जाम उतना ही
जल्दी अच्छे से क्लियर रहेगा। तो कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बेसिस पे जल्दी देखते हैं। देखिए ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रश्न है, रीजनिंग का है। तो आप रीजनिंग के प्रश्न को पहले 1 सेकंड ध्यान से सोच लिया कीजिए कि कैसा प्रश्न है। देखिए यहाँ पे कैसा लिया गया है, MENTOR, मेंटर को एम से यानी एम के इक्वल्स टू एम, तो एक बार यहाँ लिख लिया कीजिए MENTOR। थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन क्या होगा इससे कि आपका कभी भी गलत होने का संभावना नहीं रहेगा। MGLI, देखिए एम को ई से डिनोट किया गया है। कैसे डिनोट किया गया है, आप लोगों को लगेगा +1 कर दिया है, लेकिन ध्यान से समझिएगा फिर बाकी के नंबर आपके मैच नहीं करेंगे, यानी ये वो वाला कंडीशन नहीं है। यहाँ पे देखिए कंडीशन कुछ अलग की, यहाँ पे कंडीशन क्या दिया गया है कि ये जो स्टार्ट से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से स्टार्ट से लिया गया है, जिस नंबर पे ये स्टार्टिंग से आता है उसी नंबर में पीछे से स्टार्टिंग पे ये आना चाहिए, तो ये 2 नंबर इस पूरा वैल्यू आएगा। इससे कि एम कितने नंबर पे आता है स्टार्टिंग में, तो हमने बताया था इजोटी वाला रूल, तो MNO यानी कितना नंबर पे आया, 13 नंबर पे। तो उसी बेसिस पे अब ये पीछे से 13 नंबर पे जो आएगा यानी उसी का वैल्यू होगा, ठीक है। तो उसी तरह फिर ई नंबर कितने पे आता है, 5 पे, तो पीछे से 5 पे कौन आता है, भी आता है, यानी जेड से स्टार्ट करके लास्ट में भी आता है, यानी पहले से पहला जितना नंबर पे पीछे से भी उतने नंबर पे, इस तरह से बनाया गया है। तो इसी तरह प्रोफेसर का भी होगा, मैं इसे काट देता हूँ, प्रोफेसर का निकालूंगा। तो प्रोफेसर के लिए देखो लिख देता हूँ PROFESSOR। प्रोफेसर से ही मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए पी कितने नंबर पे आता है ये सर आपसे ये बताइए। तो पी कितने नंबर पे आता है, 16 नंबर पे आता है। तो 16 नंबर पे आता है तो पीछे से 16 नंबर पे क्या आएगा, पीछे से 16 नंबर पे के आता है, आप सभी करके देख लीजिएगा। फिर देखिए आर कितने नंबर पे आता है, तो आर याद रखिएगा आपका 18 नंबर पे आता है, और 18 पे आता है MNOPQR, हाँ 18 पे आता है। तो पीछे से 18 नंबर पे क्या आ जाएगा, आई आ जाता है, पीछे से जेड से स्टार्ट करना है। फिर ओ कितने नंबर पे आता है आपका, तो याद रखिएगा ओ 15 पे आता है। तो पीछे से 15 नंबर पे कौन आएगा, तो पीछे से 15 नंबर पे ओ आएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन में, अगर ये 3 से ही ऑप्शन में निकल जाता है तो आप पूरा क्यों बनाएंगे। मैंने आपसे बात कहा था कि स्मार्ट वर्क करना चाहिए हमें। तो देखिए KIL 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 यानी 2 ऑप्शन में मिल रहा है, यानी अब देखिए उसके बाद जी या यू, इसमें से आपको पूरा पता चल जाएगा, तो पूरा करने का जरूरत नहीं। तो ऐप कितने नंबर पे आता है आपका, 6 नंबर पे, और पीछे से 6 नंबर पे क्या आएगा, ऑब्वियस सा है कि यू आएगा। तो ये देखिए ये ऑप्शन सही है, और यहाँ से आप बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है। तो हमेशा स्मार्ट वर्क करना सीखिए, इससे कि आप एग्जाम में अच्छे से बूस्ट कर सके। मेहनत तो सभी करते हैं लेकिन स्मार्ट वर्क जो ही करता है वही आगे जाके सक्सेसफुल बनता है, याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पे किस तरह का प्रश्न है, प्लस का अर्थ गुना है, माइनस का अर्थ भाग है, और भाग का गुना का अर्थ प्लस और भाग का अर्थ माइनस है। तो वैल्यू फटाफट पुट कर दीजिए। तो मैंने सिखाया था 36। देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो यहाँ देखिए माइनस का अर्थ भाग है, तो ये माइनस की जगह क्या दे देंगे, भाग दे देंगे। फिर यहाँ पे क्या बोला 4, प्लस का अर्थ क्या है, तो देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे गुना है तो यहाँ गुना हो जाएगा, और गुना का अर्थ क्या है, गुना का अर्थ, हाँ देखिए गुना का अर्थ है आपका प्लस है, तो गुना का अर्थ प्लस दे देंगे। तो बोर्ड मास रूल आप लोग को याद ही होगा। तो देखिए बोला सब कुछ जब पहले भाग का काम करते हैं तो यहाँ क्या है 9 चौक 36 और गुना कर देते हैं, 9 7 कितना होता है 54, नहीं 9 से 54, 9 से 63, और 63 और प्लस 8 कितना हो जाता है, 63 8 कितना हो जाता है आपका 71 हो जाता है। तो 71 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में सही होगा, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह के प्रश्न को इस तरह सॉल्व करते हैं, मुश्किल से आपको 3 से 4 सेकंड लगेगा और ये प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। तो हमेशा स्मार्ट वर्क करने की कोशिश कीजिए। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे चलते हैं देखते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, तो छोड़कर छोटा कर देता हूँ। देखिए क्या बोला गया, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। क्या बोला गया है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो याद रखिएगा बाबर के द्वारा मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे है, क्या बोला गया है, देखिए बोला क्या गया है कि पहली जोड़ी में दिए गए अनुसार विकल्प दूसरा शब्द बताना है। तो सोल्जर,
सोल्जर आर्मी से कैसे संबंधित है, उसी तरह म्यूजिशियन से संबंधित क्या होगा। ठीक है, सोल्जर क्या है कि सोल्जर आर्मी की एक ट्रूप होती है, उसी तरह म्यूजिशियन किसकी होती है, तो म्यूजिशियन बैंड बाजों की एक ट्रूप होती है। यहाँ से क्या हो जाएगा, बैंड हो जाएगा इसका सही आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे है, तो यहाँ पे क्या लिया गया, देखिए ये बोला क्या गया है, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, तो यहाँ पे से जूम पता चल जाएगा आपको। बोला क्या गया है, देखिए बोला गया है हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने का कारण किस खगोलीय शास्त्र को उसके घर में नजरबंद कर दिया गया था, उसके घर में ही नजरबंद कर दिया गया था। तो किससे किया था, तो देखिए यहाँ पे ये किया था गैलीलियो को किया था, किसको किया था, गैलीलियो को ही घर में नजरबंद कर दिया गया था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसका ऑप्शन नंबर याद रखिएगा, बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न किस बेसिस, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोला गया है क्या 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था। तो जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या था, तो एप्पल था। क्या था, एप्पल था, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होता है। एप्पल ही था जो पहली बार प्रक्षेपित किया गया था भारत द्वारा। ठीक है, तब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रश्न किस बेसिस पे है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है, देखिए ध्यान से, बोला क्या है कि भारतीय, क्या बोला गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख करता है। तो 21A किसका अधिनियम करता है, शिक्षा का अधिकार को उल्लेख करता है। 21A शिक्षा के अधिकार का उल्लेख करता है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे, चलिए देखते हैं। यहाँ बोला गया क्या, किस भारतीय ने 2014 में शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो किसने जीता था, कैलाश सत्यार्थी ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। देखिए दोस्तों, एनटीपीसी में क्या होता है, आपका 30 मार्क्स तो मैथ्स में आ जाएगा, 30 मार्क्स रीजनिंग में आ जाएगा। ये दोनों पे आप अच्छे से कमांड कर लेते हैं तो लगभग 60 मार्क्स हो जाता है, बच्चा आपका 40 मार्क्स। 40 मार्क्स में आप लगभग 25 क्वेश्चन तो साइंस का ही देता है, यानी आप इसी तरीके पर कमांड कर लेते हैं तो लगभग 75 मार्क्स का कमांड कर लेते हैं तो आप अच्छे से एग्जाम निकाल सकते हैं। बाकी तो करंट अफेयर्स 10 मार्क्स का आता है, तो यदि आप अच्छे से एक स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करेंगे तो एग्जाम कोई भी निकल जाएगा। इसलिए आप प्रश्न को देखिए अच्छे से और ऑब्जर्व करें कि हमें किस फील्ड में अच्छा होना है। जिस फील्ड में आप कमजोर है उस फील्ड को बूस्ट करें। मेरी हर वीडियो, मैंने हर टॉपिक पे वीडियो बनाया हुआ है, तो आप जाके देखें और यदि जरूरत पड़े तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमें किस पे वीडियो बनाना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोला क्या गया है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है, असत्य कौन सा असत्य है। तो बोला ध्वनि तरंगे है, यानी ध्वनि तरंगे कौन सा तरंगे हैं, तो ये याद रखिएगा विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ठीक है, तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी सही होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह है, देखिए प्रश्न है, ये किसका प्रश्न, सिलोन का प्रश्न है। बोला क्या गया है, कुछ फल सब्जियां हैं, क्या बोला गया है, कुछ फल सब्जियां हैं। तो देखिए ये फल को हम ऐप से डिनोट कर रहे हैं, फल है यानी फ्रूट्स है, कुछ फल सब्जियां हैं, सब्जियां को भी से डिनोट करते हैं, यानी कुछ फल सब्जियां हैं, सभी सब्जियां पौधे हैं। तो सभी वेजिटेबल्स जो है आपका क्या है, पौधे हैं, पौधे को हम प्लांट से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निष्कर्ष क्या बोला गया है, ये ड्राइंग बन गया आपका। बोला कुछ पौधे सब्जियां हैं, यानी कुछ पौधे सब्जियां हैं, ऑफकोर्स कुछ पौधे सब्जियां बिल्कुल है, यहाँ से तो ये वाला सही है आपका। उसके बाद क्या बोला गया है, कुछ फल पौधे हैं, कुछ फल, यहाँ से देखिए कुछ फल पौधे हैं, सही बात है, कुछ फल तो पौधे में आ ही रहे हैं ना, तो ये भी आपका निष्कर्ष दोनों सही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए और बी दोनों तर्क संगत है, यानी ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से भी सी यानी करेक्ट होगा। इस तरह के सिलेबस के प्रश्न को इस तरह से सॉल्व करते हैं। चलिए अब देखते हैं चौतीसवा प्रश्न किस बेसिस पे है। देखिए बोला क्या है, देखिए एक लाइट बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है। तो किससे बना होता है, बहुत ज़्यादा
पर पूछा गया ये टंगस्टन से बना होता है, लेकिन ये भी पूछ लेता है कभी कभी कि टंगस्टन का ही यूज क्यों किया जाता है। तो जान लीजिएगा इसका गलनांक काफ़ी उच्च होता है। क्या याद रखिएगा, इसका गलनांक काफ़ी ज़्यादा होने के कारण इसे इस टंगस्टन का यूज किया जाता है फिलामेंट में कि बहुत ज़्यादा तापमान पे भी ये गले नहीं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन है, बोला क्या गया है, देखिए ये कुछ वैल्यू दिया गया है। ये बोला गया 11 से विभाजित है तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या r का मान ज्ञात करें। तो हम जानते हैं कि 11 का विभाजन रूल क्या होता है कि विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का विषम संख्याओं का और सम संख्याओं का डिफरेंस यानी घटाव 0 हो या फिर 11 से विभाजित हो। तो हम चेक कर लेते हैं। देखिए लिख लीजिए एक बार, r0 1 9 सम संख्याओं का योग। देखिए सम संख्याओं का योग कितना हो रहा है, 9 और 0 9 हो रहा है, और विषम संख्याओं का योग कितना हो रहा है, r और 1 है, यानी 1 ले ले और r में क्या जोड़ेंगे जो इसका घटाव या तो 0 आए या 11 से विभाजित हो। तो सबसे कम संख्या यहाँ पे अगर हम 8 डाल देते हैं तो ये 9 हो जाएगा, और 9 को 9 से घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो सबसे छोटा वैल्यू r का हम क्या डाल सकते हैं, 8 डाल सकते हैं। यहाँ से ऑप्शन नंबर डी 8 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे है। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर तथा 20 मीटर की दूरी मीटर के दो खंभे जमीन पर सीधे खड़े हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले इस तरह का फिगर में ड्राइंग फटाफट बना लीजिए। एक 15 मीटर एक 20 मीटर का दो खंभा है, तो ये 15 मीटर मान लेते हैं इसको, और ये 20 मीटर का मान लेते हैं। और देखिए क्या बोले, उनके बीच की दूरी 12 मीटर है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी कितना है, 12 मीटर है। अब क्या बोला है, तो उनके ऊपरी छोरों के बीच का दूरी ज्ञात करें, यानी ये वाला चीज़ बोला है बताने, ये वाला चीज़ बताने बोल रहा है। तो हम जानते हैं कि जो चीज़ ये जो होगा ये दोनों सेम है, यानी ये 12 मीटर है तो ये भी 12 मीटर ही होगा। देखिए ये 15 मीटर था और यहाँ तक तो 15 ही मीटर होगा, और इसके यहाँ तक तो टोटल तो 20 मीटर ही है ना। तो यहाँ तक जो ऊपर बचा होगा ये कितना मीटर का हो गया, तो ये 5 मीटर हो गया। और है कि हम ट्रिपलेट जानते हैं, 5 12 13, ये पाइथागोरस रूल्स होता है जो कि समकोण त्रिभुज में लगता है। तो ये समकोण त्रिभुज ही है, तो ये 5 12, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सा बात है कि 13 ही हो जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं कि दोनों के बीच की दूरी कितना हो जाएगी, 13 मीटर ही हो जाएगी। बिल्कुल शॉर्ट सा क्वेश्चन था, इसमें पेन भी चलाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए ये पेन चलाया। सिंपल सा ये 13 आंसर आ जाएगा। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी ही लिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, बोला क्या है, किस देश ने 2008 में, क्या बोला गया है, किस देश ने 2008 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के लिए बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया। क्या है, बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया। किस देश ने बनवाया था, तो चीन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा, चीन ने ही बर्ड्स नेस्ट स्टेडियम बनवाया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, बोला क्या गया है, वह एकमात्र अधातु है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अधातु कौन सी है जो कमरे तापमान पर द्रव्य में बदल जाती है। बच्चे सब क्या करते हैं, ध्यान से पढ़ते नहीं, वह सीधा पढ़ते हैं वह कौन सी धातु है जो कमरे के तापमान पर, और देखा है सबसे पहले में ऑप्शन नंबर मरकरी, ये मरकरी डाल देते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने बात है कि यहाँ अधातु है, इसलिए आप क्वेश्चन को एग्जाम में ध्यान से पढ़े, जल्दी जल्दी में गलती से ना पढ़े, तो जानते हुए भी आप गलती कर लेंगे। तो अधातु में कौन होता है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु होता है जो सामान्य तापमान पर द्रव्य में होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है, देखिए ये प्रश्न है, क्या बोला है, निम्नलिखित जीवों में से कौन सा जीव मुकुलन या बर्डिंग द्वारा प्रजनन नहीं करता है। तो ऐसा कौन सा जीव है, तो ये कौन सा है, एनेलिडो। क्या होता है, एनेलिडो जो होता है वो ब्रीडिंग के थ्रू अपना प्रजनन नहीं करता है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। ये सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, लगभग सभी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे, चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, किस नेता ने, क्या बोला गया है, किस नेता ने
ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी के रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है? किस नेता ने अपनाया है? तो याद रखिएगा व्लादिमीर द ग्रेट। क्या याद रखिएगा? व्लादिमीर द ग्रेट ने रूसी क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स कम्युनिटी को अपनाया है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या है, देखिए प्रश्न क्या बोल रहा है। बोल रहा है क्या, एक त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल 63 वर्ग यूनिट है। तो समांतर रेखाएं DE और FG इस प्रकार से खींची गई कि यह AB तथा AC को 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। यह बात ध्यान से पढ़िएगा, 3 बराबर भागों में विभाजित करता है। तो त्रिभुज DEFG का क्षेत्रफल भी याद कर लीजिए। तो सबसे पहले हम फिगर बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लेते हैं। देखिए त्रिभुज बना लिए, जिसका नाम क्या बोला गया है, देखिए A बोला गया है, यहाँ पे B है और यहाँ पे C है। बोला क्या गया, दो समांतर रेखाएं DE यानी DE और FG। तो मान लेते हैं इसको D, इसको लिख लेते हैं E और इसको लिख लेते हैं F और इसको लिख लेते हैं G। DFG ये एक दो समांतर रेखाएं खींची गई है। बोल क्या रहा है, यदि AB तथा AC 3 भागों में बराबर बांटता है, यानी AB को, ये वाला लाइन जो है इसको 3 बराबर भागों में बांटा, एक ये बोला देखिए, एक ये 2 ये 3 बराबर भागों में बांटा। उसी तरह इसको भी 3 बराबर भागों में बांटा, AC को, यहाँ भी 1 ये भी 2 और ये भी 3 बराबर भागों में बांटा। तो बोल क्या रहा है, चतुर्भुज DEFG यानी इस वाला ट्रायंगल का आपको क्या बोल रहा है, इस वाला ट्रायंगल का वैल्यू बताना है। तो क्या होगा, देखिए सिंपल सा है कि तीनों जब बराबर भागों में बांटा गया तो पूरा वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो गया आपका, कितना है, 63 यूनिट दिया हुआ है। 3 भागों भाग बता, तो तीनों का तो बराबर ही ना होगा सबका वैल्यू। तो इस सिंपल सा इसको क्या करेंगे, हम 3 से भाग दे देंगे। तब 3 से भाग दिए तो कितना आ जाता है, ये 21 आ जाता है। और 21 वर्ग यूनिट इसका भी हो जाएगा, 21 इसका भी हो जाएगा, इसका भी हो जाता है। यदि किसी का पूछता, तो मुझे पूछा गया इसका, तो इसका कितना हो जाएगा, 21 वर्ग यूनिट। याद रखिएगा 21 वर्ग यूनिट। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर C इसका सही होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, देखिए क्या बोला गया है, C12H22O11 के रूप में भी जाना जाता है। तो ये चीनी को ही जाना जाता है, ये चीनी का ही दूसरा नाम है। ठीक है, तो याद रखिएगा C12H22O11 को दूसरा चीनी बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका B ही सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, बोला गया है शतरंज की कौन सी गोटी सीधी चलती है किंतु तिरछी मार सकती है। यदि आप सभी शतरंज खेले होंगे तो ये काफ़ी ही इजी प्रश्न है आप सभी के लिए। ये क्या होता है, प्यादा ऐसी होती है जो चलती तो सीधी है, लेकिन जब मारना होता है तो वो क्रॉस चल जाती है। तो ये ऑप्शन नंबर D ही सही होगा। जिन्होंने खेला होगा तो उन्हें लिए परेशानी नहीं होगी, और जो नहीं खेलते वो जान ले। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोला गया है, ध्यान से देखिए। इसमें बोला गया है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो ऐसा प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर A इसका सही होगा। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर A ही करेक्ट लिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्या बोला गया है, इसमें बताने बोल रहा है कि डॉग जिस तरह से कैनल से संबंधित है, उसी तरह से बी इन ऑप्शन में से किससे संबंधित होगा। तो जान लीजिए, डॉग का जो घर होता है उसको कैनल बोलते हैं, उसी तरह बी का घर को क्या बोलते हैं, हाइव। हाइव यानी मधुमक्खी का छत्ता। देखिए हाइव कौन सा ऑप्शन में है, तो पहला ही ऑप्शन में हाइव है। तो यहाँ भी ऑप्शन नंबर A ही इसका सही होगा, हाइव। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न किस बेसिस पे, चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट के 8 दिन गुजरने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन सा था। $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला अंतरिक्ष यात्री कौन था। तो याद रखिएगा, ये डेनिस टिटो थे। कौन थे, डेनिस टिटो थे, जिन्होंने $20 मिलियन खर्चा किया। कितना, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट पर 8 दिन गुजारे। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ये D करेक्ट होगा। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये काफ़ी इजी प्रश्न होगा। तो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए ध्यान से। एक मेज को 10% के लाभ पर बेचा गया। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता। तो 20% का लाभ 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो मेज का क्रय मूल्य क्या है, देखिए क्या बोला कि एक मेज को 10% लाभ पर बेचा गया। सिंपल सा बात है। यदि इसका क्रय मूल्य 5% कम कर दिया जाए, सीपी कम कर दिया जाए, यानी देखिए 10% लाभ पर बेचा, तो 10% लाभ पे बेचने का मतलब क्या हुआ, 10 से 11 रुपये में बेचा। और बोल रहा क्या, इसका क्रय मूल्य पे कितना 5% कम कर दिया जाए। तो अगर क्रय मूल्य पे 5% कम कर दिया जाए तो देखिए 10 का अगर 5% हम कम कर दें तो यहाँ ध्यान से दीजिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 10 का अगर हम 5% कम कर दें तो देखिए 5% क्या लिखते हैं, 1/20 लिखते हैं। तो 20 को 20/21 यानी 20/19 हो जाएगा आपका। लेकिन यहाँ पे देखिए 2 से बराबर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाता है यानी 38 हो जाएगा। अब यहाँ क्या बोला गया है देखिए, तो यह 7 रुपये अधिक में बिकता है यदि, और उस पर भी 20% का लाभ होता है। इसको कितना का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है। तो यहाँ से 20% लाभ कमाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, 20 गुना 20% का लाभ है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 1/5 यानी यहाँ 6 और यहाँ 5 और यहाँ पे कितना है देखिए, तो यहाँ पे 38 लिया गया था और यहाँ पे बोला गया है कि क्रय मूल्य बताना है तो आपको 5 बताना है। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सीधा सा सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। वैसे इस प्रश्न को फिर से बाद में देख लेंगे हम, तो रहने दीजिए अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए इसमें बोला गया है क्या, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। निम्नलिखित में से भिन्न को चुने यानी इनमें से अलग कौन है, एल्युमिनियम, आयरन, तांबा, कॉपर और ब्रास। तो इसमें भिन्न कौन है, ब्रास है, क्योंकि ये क्या है आपका, देखिए ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है और ये क्या है आपका मिक्स मेटल है। ठीक है, यानी ये मिश्र धातु है, मिक्स मेटल। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु है, इस कारण ये इसमें से क्या हो गया, अलग हो गया। तो आप देखिएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है देखते हैं। देखिए ये प्रश्न है आपका। इस प्रश्न को जल्दी से सॉल्व करने के लिए क्या करें, सिंपल से देखिए इसका एलसीएम ले ले। जब इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना होगा, 35 होता है। फटाफट करें, इसका 35 लिए तो इसको ऊपर वाला से क्या करते हैं, इससे डिवाइड देते हैं। कितना आ गया आपका, 7×5 = 35 यानी 5 और 5 दूनी 10, 10 प्लस ये कितना आ गया, 5×7 = 35 और 7×21, तो ये कितना आ गया, 21 आ गया। उसी तरह देखिए यहाँ पे शॉर्ट गुना को क्या कर सकते हैं, हम भाग में कर सकते हैं। तो इसको भाग में कर दिए, सॉरी भाग था, भाग को गुना में कर दिए। और तो क्या होता है, नीचे वाला ऊपर जाता है। देखिए 7×35 तो ये 35 ऊपर आ जाएगा और नीचे भी करते तो क्या आ जाता है, देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका 14 और यहाँ पे हो जाता है आपका 10। तो देखिए 35 तो कट जाता है, जब इसको गुना करते हैं तो कितना 31 होता है और इसको करते हैं तो 24 होता है। तो 31×25 कौन सा ऑप्शन में है, देखिए ऑप्शन नंबर ए था और ए ही करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर ए ही लिया था, ऑप्शन में ए ही लिया था। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोला है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है, तो याद देखिएगा डॉक्टर विक्रम एस साराभाई भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। तो यहाँ भी बी ही लिया गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है क्वेश्चन, देखिए बोला गया है कि एक, इसको थोड़ा सा जगह जानबूझ के रखिए कि फिगर से आपको समझाना पड़ जाएगा। तो बोला एक 20 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक खड़ी दीवार पर टिकी हुई है। तो यहाँ पे देखिए एक 20 मीटर इसको, ये दीवार है आपका और ये 20 मीटर की सीढ़ी है। तो ये क्या आपका दीवार है, दीवार, और ये आपकी क्या है, सीढ़ी है। तो मैं आप लोगों को समझा के बता रहा हूँ, मैं तो बनाने का तो 2 मिनट बना देता। तो ये 20 मीटर लंबी सीढ़ी है तो इसका वैल्यू क्या आ गया आपका 20 मीटर हो गया। और ये दीवार है और देखिए दोनों के पाद का कितना है, यहाँ पे 30 डिग्री दिया गया है। और सीढ़ी दीवार की कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगी,
तो आपको बताना है कि इसका हाइट, दीवार की हाइट आपसे पूछा गया है। तो देखिए ये 30 डिग्री है, यहाँ पे आप 60 डिग्री लिख दिए, तो ये 30 डिग्री है। तो हम जानते हैं रूल क्या होता है, 30 के सामने क्या होता है 1, और ये क्या होता है 1/√3 होता है, और ये क्या होता है 2 होता है। हम जानते हैं, कल भी सीखे थे। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं 20 दिया गया है, तो 2 से कितना गुना ज़्यादा है, यानी 10 गुना ज़्यादा है। तो ये भी इससे 10 गुना ज़्यादा होगा, और ये भी इससे 10 गुना ज़्यादा होगा। ये 10 गुना ज़्यादा होगा, तो एक को 10 से गुना करेंगे 10 ही ना होगा। तो यदि पूछा जाता है दीवार की ऊंचाई, तो कितना आया 10 मीटर आ गया। और यदि पूछा जाता है कि सीढ़ी के पाद बिंदु से दीवार के पाद बिंदु के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, तो याद रखते हैं इसका क्या होता है √3 10, यानी 10√3 आंसर आता है। तो हर कंडीशन में सेटिस्फाइड हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होता है 10 मीटर। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला क्या गया है, भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है। भारत के राष्ट्रगान के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी है। आप लोग रविंद्रनाथ टैगोर कभी नहीं मारिएगा। रविंद्रनाथ टैगोर की बात कब आएगी, राष्ट्रगीत की। देखिए इनका क्या होगा न, ये राष्ट्रीय गीत की बात जब भी आएगी, तब आप लोग क्या कीजिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर मारिएगा। और यदि जब भी और ये राष्ट्रगान की बात आई, तो कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। चलते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। नेक्स्ट प्रश्न है, बोला क्या है, पीने एक वस्तु 1600 रुपये में खरीदा तथा 10% के लाभ पर बेच दिया। यदि इस वस्तु को 1840 रुपये में बेचा होता तो लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। यहाँ पूछा गया है कि लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। तो काफ़ी इजी प्रश्न है, लाभ प्रतिशत कितना बढ़ जाता। तो ये देखिए सिंपल सा है, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। देखिए 1600 रुपये में खरीदा और 10% का प्रॉफिट हुआ, तो देखिए कितना का प्रॉफिट हुआ, 240 रुपये का एक्स्ट्रा हुआ। देखिए यदि 1600 में 1840 घटाते हैं और सीपी कितना हो जाता है, देखिए 1600 रुपये हुआ। यदि हम परसेंटेज निकाले तो परसेंटेज कटा के देखिए तो 100 से कटा है तो कितना बढ़ जाता है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ से कट जाता है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और ये कितना हो जाता है 0 30, यानी 15% का क्या होता है इसको प्रॉफिट। ऐसे वो पहले कितना कमा रहा था 10% का प्रॉफिट, अब कितना कमा रहा है 15% का प्रॉफिट। तो बढ़ावा कितना होगा, तो 15 में 10% घटा दिए तो 5% का प्रॉफिट इसका क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ से भी हम बोल सकते हैं कि 5% का प्रॉफिट उसका बढ़ गया। काफ़ी इजी प्रश्न था, शॉर्ट था, आराम से बना सकते थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस बेसिस पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, सिंपल सा मल्टीप्लाई है, आप सभी आराम से कर सकते थे। देखिए क्या है 5.16 मल्टीप्लाई कितना है 3.2। तो इस सीधा से गुना कर देते थे, यहाँ से गुना कर देते 6 दूनी 12, यहाँ से अगर यदि गुना करते तो आपका लगभग कितना आता, देखिए 2 आता, लास्ट में 2 सबका है। तो आप ये गुना कर लीजिएगा, ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा गुना करने के बाद। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गुना तो आराम से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या था देखते हैं। देखिए क्या बोला है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम किसका ट्रेडमार्क है, तो यह देखिएगा बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बेल लेबोरेटरीज का ट्रेडमार्क है। तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ से बी सही होता है इसका। ठीक है, ये सब काफ़ी टेक्निकल प्रश्न है, तो आराम से 2-3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, तो आपसे भी अच्छे से याद रखिएगा। तो संभावना होती है कि बार बार रिपीटेशन होते रहती है, तो आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए क्या प्रश्न बोल रहा है, एक त्रिभुज की परिमाप 200 है, यदि इसकी 2 भुजा बराबर है तो तीसरी भुजा बराबर भुजा से 20 मीटर अधिक है, तो तीसरी भुजा की लंबाई याद करें। देखिए यदि परिमाप का बोला तो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का जोड़। 2 भुजा बराबर है तो 2 भुजाओं का हम x मान लेते हैं, दोनों भुजा बराबर है। और तीसरी भुजा क्या कि बराबर भुजा से 20 अधिक है, तो बराबर भुजा तो x है और इससे 20 अधिक है, तो 20 अधिक मान लिए। ये देखिए एक भुजा, ये दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा हो गई। और ये तीनों किसका है 200 के बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया यहाँ देखिए 200 के बराबर है। तो आप सबको जोड़ लीजिए, x x x तीनों को जोड़े तो कितना हो गया 3x हो गया और प्लस 20 हो गया, बराबर कितना हो गया 200 हो गया। यदि हम 20 को इधर ले गए
तो 3x बराबर कितना हो गया 180 हो गया। मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, नहीं तो फटाक से कर देता। x बराबर कितना हो गया 60 हो गया। तो हम जान गए डिग्री नहीं हुआ, तो x बराबर कितना हो गया 60 हो गया। तो दो भुजा तो बराबर हो गया 60 के। तीसरा भुजा क्या था कि बराबर भुजा से 20 अधिक था, तो 60 से 20 अधिक कितना हो गया 80 हो गया। तीसरी भुजा क्या हो जाएगी 80 हो जाएगी। ऑप्शन कौन सा है सी है, यानी ऑप्शन नंबर सी 80। यहाँ भी ऑप्शन नंबर सी ही लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए ये प्रश्न इजी है, ये एपी का प्रश्न है, ये सिंपल से बना सकते हैं। बोला क्या है कि 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। 12 के प्रथम 20 गुणजों का औसत, तो देखिए हमको तो सबसे पहले सिंपल सा प्रश्न है कि लास्ट पद और प्रथम पद का जोड़ बट्टे 2 कर देंगे तो आप सीधा निकल जाएगा आपका औसत। तो आप पहले लास्ट पद निकाल लीजिए। तो लास्ट पद के लिए क्या होता है T20 होता है ना। और देखिए ये एपी में लिया जाता होगा तो क्या लिया होगा, पहला 12 हुआ होगा, फिर 24, फिर 36, और इस तरह जाते जाते कहाँ तक गया होगा 20वां पद तक। 20वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 20वां पद निकालने के लिए फॉर्मूला जानते ही हम लोग, क्या होता है T20 निकालने के लिए क्या होता है a + 19d होता है। ये फॉर्मूला मैं जानबूझ के लिख रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आए कि ये कहाँ से आया है, बाद में ये पूछे नहीं कि कैसे आ गया, सर जी ने कैसे बता दिया। तो ये क्या हो गया 12 + 19 गुना डी कितना होगा, डी तो देखिए आपका 12 ही होगा, कि दोनों का अंतर तो 12 ही होगा। तो ये आ गया आपका। अब देखिए आप इसको जोड़िए, तो 12 प्लस जब इसको गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 228 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 228। जब इसको जोड़े तो कितना हो गया 240। 240 आपको क्या आ गया लास्ट पद आ गया। जब 240 लास्ट पद आ गया तो अब जानते हैं कि क्या करना है, सभी संख्याओं का जोड़। तो आप यहाँ से देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ इसको, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे शॉर्ट कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, सभी संख्याओं का जोड़। तो देखिए सभी संख्याओं का जोड़ का एन होता है ना, इसमें क्या होता है n/2 और क्या होता है a + l होता है। तो सबको जोड़िए। देखिए n कितना था, n मतलब 20 है, 20 पद है, तो 20 पद है और 2 से भाग दिए तो ये कितना हो गया 10 हो गया यहाँ से। और a कितना था 12 और प्लस 240 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए इसको हम यहाँ पे ले जा रहे हैं, 20 और 10 यानी 10 गुना, और कितना है 12 और 240, 12 और 240 कितना हो गया 252 हो गया। जब इसको गुना किया तो कितना हो गया 2520 यहाँ पे हो गया। और इसको हमको भागा भी तो देना है कितने से, जितना संख्या है उतना, कितना संख्या है 20 संख्या है, तो 20 से जब भागा दिए इसको तो कि 0 से 0 कट गया, जब इसको कटाए तो कितना हो गया 2 एकम 2 और 126। तो आंसर कौन सा आ जाएगा 126, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये तो ये तरीका था सिंपल सा बनाने का। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए क्या है, एक बंद लकड़ी का आयताकार बॉक्स 1 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी से बना हुआ है, जिसका बाहरी आयाम इस प्रकार है 22 सेंटीमीटर, चौड़ाई 17 और ऊंचाई 12। बाहरी आयाम दिया हुआ है तो उसका मोटाई तो क्या होगी दोस्तों, याद रखिएगा। जब 1 मीटर मोटी लकड़ी है तो उसका देखिए चौड़ाई तो दोनों साइड से होगी, लंबाई भी दोनों साइड से और ऊंचाई भी दोनों साइड से। तो एक साइड अगर इधर से रुकेगी तो एक साइड तो इधर से भी रुकेगी, दूसरी साइड इधर से तो तीसरी साइड इधर से भी रुकेगी। तो जान लीजिए कि हमेशा क्या होगा कि 2 माइनस हो जाएगा, यानी 1 मीटर है तो क्या हो जाएगा लंबाई में 2 मीटर माइनस हो जाएगा। तो लंबाई 20 था तो ये कितना हो जाएगा 20 मीटर हो जाएगा। ये 17 था चौड़ाई तो 2 मीटर घट जाएगी तो 15 मीटर हो जाएगी। और ये ऊंचाई 12 मीटर थी तो घट जाएगी तो कितना हो जाएगी 10 मीटर हो जाएगी। अब सिंपल से जानते हैं कि अब यहाँ से क्या पूछा गया, इसमें सीमेंट की पूरी तरह से भरा हुआ है, यानी उस बॉक्स में सीमेंट पूरी तरह से भरा हुआ है। तो बॉक्स में सीमेंट की मात्रा कितनी होगी, यानी क्या होगा वॉल्यूम पूछ रहा है, आयतन पूछ रहा है। तो आयतन यही होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुना ऊंचाई गुना यही होता है ना चौड़ाई। तो ये देखिए अब इसको गुना कर लीजिए सिंपल सा। ठीक है, सिंपल सा तो है 0 से 0 हो गया, 15 दूनी 30 यानी कितना हो गया 3000 घन मीटर, यानी सेंटीमीटर था तो यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर नंबर ये बी करेक्ट होगा। काफी सिंपल प्रश्न था, आप आराम से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या बोला गया, देखिए संविधान के अनुसार तिरंगे की लंबाई एवं चौड़ाई के बीच का अनुपात कितना होगा। ये तो सभी जानते हैं कितना होता है 3:2 होता है। देखिए कहीं कहीं पूछा जाता है क्वेश्चन को घुमाने के लिए कि चौड़ाई तथा लंबाई, यदि चौड़ाई तथा लंबाई का बात बोले तो याद रखिएगा क्या क्या कीजिएगा, तो ये 2:3 हो जाएगा।
ठीक है। लेकिन यहाँ प्रश्न पूछा गया है लंबाई तथा चौड़ाई, तो 3:2। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 में किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने उत्सर्जन परीक्षण डेटा में हेर फेर किया जिसकी वजह से उसकी सीईओ मार्टिन विकर्टन का इस्तीफा देना पड़ा? तो किस कंपनी ने किया था, किस ऑटोमोबाइल कंपनी ने किया था? तो याद रखिएगा वोक्सवैगन ने किया था। कौन किया था? वोक्सवैगन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। तो वो उस समय का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन आप सभी के लिए नेसेसरी नहीं है, तो आप इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्या बोला गया है, देखिए 2013 में दक्षिण कोरिया की राष्ट्रपति चुनी जाने वाली पहली महिला कौन है? दक्षिण कोरिया की बात किया गया है, तो पहली महिला कौन थी? तो उस समय पार्क ग्यूएन है। कौन थी? पार्क ग्यूएन है। ये भी करंट का क्वेश्चन था उस समय का, तो इसे भी आप सभी को जानना कोई जरूरी नहीं है, तो आप इसे भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे, चलिए क्या पूछा गया है दोस्तों। देखिए टेनिस में हार्ड कोर्ट वह कोर्ट होता है जिसकी सतह किसकी बनी होती है? तो कंक्रीट की बनी होती है, यानी सीमेंट की जो सतह बनी होती है उसको हार्ड कोर्ट बोला जाता है। किसमें? टेनिस पर। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए काफी इजी प्रश्न है। क्या बोला गया है? 30 आदमी प्रतिदिन 5 घंटे काम करके एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। उसी काम को 40 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे? तो ये सिंपल सा है, 30 आदमी 5 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 दिन में कंप्लीट कर सकते हैं। तो सेम काम को 40 आदमी 6 दिन काम करके कितने घंटे में पूरा करेंगे? तो कितने घंटे, यहाँ पे कितने लिख लेते हैं। अब देखिए इसको क्या कर दिए, कटा दीजिए सिंपल से। जब इसको 0 से 0 कटाएंगे, 0 से 0 कट गया। देखिए 3 दूनी यहाँ से 6 कट गया, और यहाँ पे क्या कट गया आपका 4 चौक यहाँ से 16 कट गया, और देखिए 2 दूनी 4 कट गया। तो यहाँ कितना बच गया 10, 5 दूनी 10, यानी अब इसका आंसर क्या आ गया 10 घंटे में पूरी काम हो जाएगी। 10 दिनों में, सॉरी 10 दिनों में ये काम हो जाएगा। तो ये 10 दिन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। तो ये देखिए आराम से बन गया, इजी था। बस आप क्या कीजिए इक्वल कर दीजिए। इसका फॉर्मूला होता है, याद होगा MDH, यानी ये क्या है, यहाँ पे क्या देखिए यहाँ पे कितना मैन है, कितना दिन लगता है और कितना वर्क होता है। जैसे इक्वल करके फिर उधर से कर लेते हैं, तो यही फॉर्मूला होता है। कभी इजी हो जाता है, MDH करके फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अब यहाँ पे रिलेशन का प्रश्न आया है, तो रिलेशन का प्रश्न काफ़ी इजी मेथड से हम सॉल्व करेंगे इसको। देखिए हमने पिछले वीडियो में बताया था कि इस तरह के प्रश्न को कैसे सॉल्व करते हैं इजी से। तो यहाँ बोला है राम ने कहा सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे की इकलौती बहू है, सीता राम से कैसे संबंधित है? तो इस तरह के प्रश्न को आप अपने पे लेकर रिलेशन बनाइए, तुरंत आंसर आ जाएगा। जैसे राम ने कहा, तो राम खुद को मान लीजिए, सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे, सीता मेरे परदादा के इकलौते बेटे कौन हुआ? परदादा के इकलौते बेटे यानी मेरे दादा के इकलौते बहू है, यानी दादा के इकलौते बहू, यानी क्या हो गया मेरी मम्मी, यही ना हुआ, मेरी मम्मी ही दादा की इकलौती बहू होगी ना। तो राम का सीता से कैसा रिश्ता हो गया? माँ का हो गया रिश्ता। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे आदमी ये क्या नेक्स्ट जनरेशन को ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे मेल, यहाँ पे फीमेल, इस तरह करने में टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, उतना टफ क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है। जो ये रिलेशन जमाएंगे तो सिंपल सा क्या है कि आप अपने पे रिलेशन लेके सॉल्व कर ले, तो बहुत इजी मेथड से ये सॉल्व हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर से ये प्रश्न है, ये उसी तरह का प्रश्न है जो पिछले प्रश्न में हम सॉल्व किए थे आगे। तो ये देखिए प्लस का अर्थ क्या है? गुना है, तो यहाँ प्लस का अर्थ गुना मान लेंगे। और गुना का अर्थ क्या बोला गया? देखिए तो गुना का अर्थ प्लस है, तो गुना का अर्थ प्लस हो जाएगा। और भाग का अर्थ क्या है? तो यहाँ देखिए भाग का अर्थ माइनस है, तो यहाँ माइनस कर देंगे। अब बोर्ड मास रूल से चलेंगे, तो पहले क्या करते हैं? गुना करते हैं, तो गुना कर दीजिए। तो 17 छक्के क्या होता है? तो पहले इस तरह से आप सिंपल से इसको पुट कर लीजिए वैल्यू। जब इसका वैल्यू पुट करेंगे तो आराम से इसका ऑप्शन नंबर बी 107 आंसर आ जाएगा। नहीं तो आप ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। तो ये सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा।
चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए अब क्या पूछा गया है कि ये कुछ संख्या दिया गया है और इसका माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका काफी इजी होती है, मैंने बताया था कि इसमें से सबसे पहले आप क्या कीजिए, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में किसी एक क्रम में इस पहले सारे प्रश्न को सजा लीजिए। देखिए सबसे पहले इसमें से कौन सबसे छोटा, हम बढ़ते क्रम में सजा रहे हैं तो बढ़ते क्रम में सजाने के लिए सबसे छोटा से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले छोटा क्या ले लिया, 31 ले लिए। उसके बाद क्या है देखिए, तो उसके बाद 53 हो गया आपका। उसके बाद फिर क्या है, उसके बाद फिर आपका 55 है। उसके बाद क्या है देखिए, 31 हो गया, 53 हो गया, 55 हो गया। उसके बाद 56 है। उसके बाद क्या होता है, 61 है, नहीं 59 है, 59 है, फिर 61 है आपका। उसके बाद क्या है, 69 है। तो हम क्या सिखाए थे कि यदि सम संख्या हो, यानी 1 2 3 1 2 3, सम संख्या तो नहीं है, विषम संख्या है, 7 है तो विषम है, तो इसमें से सीधा सा कौन सा ऑप्शन हो जाता है, ये बीच वाला नंबर ही हो जाता है, ये 56 हो जाएगा। यदि अगर सम होता तो ये कोई सा दो नंबर को जोड़ देते बीच वाले को, उसके बाद डिवाइड देते 2 से, तो वो भी आंसर होता है। ऐसे इसका ऑप्शन नंबर बी 56 ही आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए यहाँ क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। किस रंगीन प्रकाश की आवृत्ति पूछा गया है, यहाँ पे तरंग दैर्घ्य नहीं पूछा गया है। आवृत्ति सबसे कम लाल की होती है, ठीक है। और तरंग दैर्घ्य पूछा जाता तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, तो सबसे ज्यादा किसकी होती है, तरंग दैर्घ्य। तो याद रखिएगा तरंग दैर्घ्य लाल की होती है, ठीक है। और सबसे कम आवृत्ति भी लाल की होती है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे है दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक कितना है ये दिया गया है, तो और एक संख्या ये दी गई है, तो दूसरी संख्या निकालना है। तो क्या होगा, सिंपल सा बात है। तो क्या करते हैं हम, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, इसको हम गुना कर देते हैं और इसके बाद ये 78 नीचे वाले से भाग दे देते हैं, ये तो आपकी संख्या निकल जाती है। संख्या निकालने के लिए इसको कटा दीजिए, देखिए 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। जब इसको कटा दिए, जब इसको गुना करके कटाइएगा इसको, तो ये कितना आ जाएगा आपका 105 हो जाता है। इसको भाग देके देख लीजिएगा 105 हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, C1 का 105। कैलकुलेशन फास्ट है कि आंसर जल्दी जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस तरह का प्रश्न है। देखिए कथन निष्कर्ष का प्रश्न है, तो कथन निष्कर्ष को पढ़िए ध्यान से। क्या बोला गया है, देखिए हाल ही में किए गए स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार जो लोग हर दिन कम से कम आधा घंटे के लिए व्यायाम करते हैं वे जीवन शैली संबंधी बीमारी से कम ग्रस्त है, ठीक है। कम से कम क्या बोले कि एक सर्वेक्षण किया गया, उसमें क्या बताया गया कि कम से कम ऐसे व्यक्ति जो आधे घंटे तक व्यायाम करते हैं वो कम बीमारी से ग्रस्त हैं। अब निष्कर्ष क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़िए। तो बोला स्वस्थ जीवन जीने के लिए सामान्य व्यायाम आवश्यक है, जी बिल्कुल है, तभी तो स्वस्थ होगा। अब यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया, वे सभी लोग जिनकी दिनचर्या में कोई व्यायाम शामिल नहीं है जीवन शैली की बीमारियां से ग्रस्त है, ये जरूरी नहीं है। ये इसमें बोला गया है कथन में कि ज्यादातर व्यक्ति जो स्वस्थ है वो बीमारी से वो व्यायाम करते हैं कम से कम आधा घंटा। ये जरूरी थोड़ी बोला गया है कि जो बीमारियां से ग्रस्त है वो व्यायाम ही नहीं करते। जरूरी थोड़ी है कि व्यायाम से ही बीमारी से बच सकती है, और भी कारण से बीमारी हो सकती है। इसलिए ये ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही करेक्ट होगा, बी इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कैसा प्रश्न है। देखिए दूसरा प्रश्न है कथन और निष्कर्ष का। भारत के कुछ टीयर 2 शहर में परिवहन प्रमुख समस्याओं में से एक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 टीयर शहरों में, तो यहाँ बोला सभी 2 टीयर शहर अच्छी तरह से जुड़े हुए नहीं है, ये बात कैसे बोल दिया। भारत में कुछ टीयर 2, यहाँ कुछ बात बोला गया और यहाँ पे सभी बात बोला गया है, तो ये डायरेक्टली तो कंपेयर हो ही नहीं रहा, तो ये ऐसे गलत हो सकता है। दूसरा क्या बोला गया, भारतीय महानगरों में परिवहन सुविधाओं की कमी ही एकमात्र समस्या है, ये कैसे कर सकते हैं।
बहुत सारी समस्या होती है, कहीं पानी की समस्या हो जाती है, कहीं गैस की समस्या हो जाती है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि सिर्फ़ महानगरों में परिवहन की ही समस्या है, तो ये भी बात गलत है। तो कोई भी कथन सैटिस्फाइड नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे ना तो 1 और ना ही 2 तर्कसंगत है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये सिलोजिज्म का प्रश्न है। क्या बोला गया है? सभी चूहे पहाड़ है। कथन देखिए, सभी चूहे पहाड़ है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या कर लीजिए, चूहे है तो इसको चो लिख लेते हैं। सभी चूहे पहाड़ है, पहाड़ों को हम पो लिख लेते हैं। ठीक है, सभी चूहे पहाड़ है। अब बोला सभी पहाड़ नदियां हैं। अब सभी पहाड़, यहाँ से फिर नदियां हैं, नदियां को नो से लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या बोला गया है। कुछ नदियां चूहे हैं, कुछ नदियां चूहे हैं। एकदम में यहाँ से ये बात सही है, कुछ नदियां चूहे हैं। अब बोला कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, कोई भी नदी पहाड़ नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है। कुछ नदी तो पहाड़ हो सकती है, तो ये कथन गलत हो गया यहाँ। दूसरा बोला सभी पहाड़ चूहे हैं, सभी पहाड़ चूहे हैं, ये तो गलत बात है। सभी चूहे भले पहाड़ हैं, लेकिन सभी पहाड़ चूहे नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। कोई भी नदी चूहा नहीं है, कोई भी नदी चूहा नहीं है, यह भी कथन गलत है। तो ये कथन सिर्फ क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सिर्फ ए ही सही होगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। बोला दोस्तों कि बैडमिंटन का जाल जो लगा होता है जमीन से कितना ऊंचा होता है? तो वो 5 फुट की ऊंचाई तक होता है। तो याद रखिएगा 5 फुट, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, देखिए ध्यान से, ये टाइम और डिस्टेंस का सवाल है। तो टाइम और डिस्टेंस का सवाल को ध्यान से बनाइए, ये काफ़ी नंबर देता है सवाल। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा। देखिए, पी क्यू आर मिलकर एक खेत की फसल को 6 दिनों में काटते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए पी और क्यू प्लस आर तीनों मिलकर फसल को कितने दिन में काटते हैं? 6 दिन में काटते हैं। यदि पी अकेले 10 दिन तथा क्यू अकेले 24 दिन में काट सकता है, तो आर इस फसल को कितने दिन में काटेगा? तो यदि पी, तो यहाँ पे लिख लीजिए पी अकेले कितने दिन में काट रहा है? तो 10 दिन में। और क्यू कितने दिन में काट रहा है? 24 दिन में। तो आर कितने दिन में काटेगा? उसके लिए क्या करेंगे हम, इसका एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाता है? 120 आ जाता है। तो देखिए यहाँ से 120 आता है, तो यहाँ से आप बता दीजिए पी क्यू आर कितने दिन में करेगा। तो ये देखिए 20 दिन में कर सकता है। क्यू पी कितने दिन में कर लेगा? तो इसको भाग देते हैं ना, तो ये कितना दिन में कर लेगा? 12 दिन में कर लेगा। और ये 24 पंचे 200। तो यहाँ देखिए क्या बताया गया है कि ये तीनों मिलके इस काम को 20 दिन में कर सकते हैं, और ये दोनों मिलकर कितना काम कर ले रहे हैं? 17 काम कर ले रहे हैं। यानी बाकी बचा हुआ 3 काम कौन कर रहा है? आर ही कर रहा है। तो यहाँ से आर का तो आपको निकल गया कि आर एक दिन में 3 काम करता है, तो टोटल को कितने दिन में कंप्लीट करेगा? तो टोटल काम तो 120 है, तो 3 दिन में यानी इसका फ्रीक्वेंसी 3 है, तो वो कितने काम करेगा? तो यहाँ से कटा दीजिए, कटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 40। यानी आर अकेले इस काम को 40 दिन में कर सकता है। तो यहाँ देखिए 40 ऑप्शन है ना, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। यहाँ भी बी ही सही लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए ये इंग्लिश का क्वेश्चन है। ये पी क्यू आर एस को अरेंज करने के लिए दिया गया है। और ये प्रश्न क्या है कि ज़्यादातर किस में पूछा जाता है? यहाँ देखिएगा ये एसएससी सब में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा नहीं जाता, पहले पूछा जाता था। तो इसलिए आप इस सब प्रश्न में ध्यान मत दीजिए, ये अब नहीं पूछा जाता, ये सिलेबस से बाहर हो गया, तो इसलिए इस प्रश्न को छोड़ दें। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए क्या बोला गया है, यदि मदर के लिए कोड ये है, तो प्रिंसिपल के लिए कोड क्या होगा आप सभी को बताना है। तो मदर के लिए ये कोड है, तो प्रिंसिपल के लिए क्या कोड होगा? ये सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हमने आपको बताया था इस तरह के प्रश्न में क्या करना है, MOTHER लिख लीजिए मदर। अब देखिए इसके सामने से JRQKBU ये है ना, तो M किस तरह से J से संबंधित है? तो देखिए क्या हो रहा है, JKLM, यानी ये देखिए -3, फिर इसी तरह ये -3, ये भी -3, यानी देखिए सब जगह -3 -3 -3 -3, यानी हर प्रश्न में क्या हो रहा है? -3 हो रहा है।
ठीक है। तो इसी तरह से आप नेक्स्ट भी ले सकते हैं। तो उसी तरह प्रिंसिपल भी होगा, तो सेम प्रिंसिपल को भी लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल को लिख लेते हैं, PRINCIPAL। अब देखिए प्रिंसिपल को लिखने के बाद अब ये किस तरह यानी -3 करते हैं, तो P में अगर -3 करते हैं तो क्या हो जाता है, M हो जाता है कि MNOP यानी 3। फिर देखिए R है, R में 3 माइनस कीजिएगा तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए तो सॉरी प्लस R, हाँ तो R में अगर आप 3 माइनस करते हैं RSTU, एक बार 3 माइनस था और एक बार +3 था दोस्तों, गलती हो गया, एक बार -3 एक बार +3, एक बार -3 एक बार +3, -3 और +3 यहाँ क्या हो जाएगा, U हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या है -3, तो I में से पहले क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा F हो जाएगा, FGHI 3 माइनस, फिर क्या हो जाएगा +3, जब +3 कीजिएगा तो n में +3 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा q हो जाएगा। देखिए इसी चारों में से आप पहले चेक कर लीजिए, हमने बताया था स्मार्ट वर्क करने के लिए। तो देखिए यहाँ से MUFQ यही चारों ऑप्शन में से करेक्ट हो रहा है, बाकी तो MQ है ही नहीं, तो यहाँ से आप आग बंद करके भी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो नेक्स्ट चलिए देखिए क्या प्रश्न है, बोला क्या गया है, पहली जोड़ी में दिए गए शब्द को समान दिए गए विकल्पों के साथ जोड़ी चुनिए। टेनिस, टेनिस कोर्ट से किस तरह संबंधित है, यानी टेनिस कहाँ खेला जाता है, कोर्ट में। उसी तरह तो बॉक्सिंग कहाँ खेला जाता है दोस्तों, तो याद रखिएगा बॉक्सिंग रिंग में खेला जाता है। तो रिंग कौन सा ऑप्शन में है, बॉक्सिंग रिंग बी में ऑप्शन है, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी सही होगा। तो ये इस तरह का प्रश्न होता है क्योंकि रीजनिंग का कोई टर्म नहीं होता, वह कहीं से भी उठा के किसी भी बेसिस पे क्वेश्चन दे देखता है जो कि बेसिक नॉलेज पे हो। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, ये एलसीएम निकालने बोल रहा है दोस्तों। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, 15, 25 और 29 का एलसीएम निकालिए। जब इसका एलसीएम निकालिए 5 पे कीजिए, 5 या 15, 25 25 और 29 तो कटेगा नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए, देखिए सिंपल सा कितना हो गया, 5 या 15 और 5 या 15 गुना 5 125, 15 ये 75 हो गया, ये 75 और गुना 29, जब इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका 2175। ये सिंपल सा आंसर था। 2175 कौन सा ऑप्शन नंबर में, सी है, ऑप्शन नंबर सी 2175। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ ध्यान से, यहाँ देखिए प्रश्न है कि इस प्रतीकों का उपयोग करके सेट चयन कीजिए। तो हमने क्या बताया था, इस तरह के क्वेश्चन को बाय ऑप्शन लीजिए, पहले डी या फिर ए, पहले नंबर में ए लीजिए फिर डी लीजिए। तो हम डी ले रहे हैं पहले, यहाँ पुट कीजिए, यहाँ पे क्या हो गया, भाग हो गया आपका। दूसरा में क्या है, देखिए 4 यहाँ गुना है, उसके बाद फिर क्या है प्लस है, तो यहाँ प्लस कर दिए। जब इसको भाग दिए तो कितना हो गया, 11 हो गया, 11 से 7 को गुना किया तो कितना हो गया 77, और 77 5 कितना हो गया 82। यानी ये आपका ऑप्शन नंबर डी ही सेटिस्फाइड कर रहा है। देख रहे हैं ना आप, अभी तक जितना प्रश्न मैंने सॉल्व किया रहा है इसमें हमेशा ऑप्शन नंबर डी ले रहा है या फिर ए ले रहा है। तो आप जब भी ऑप्शन चेक करें तो कोई या तो ए ले या फिर डी ले। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए ये प्रश्न कितना है, क्या बोला गया है, एक दुकानदार एक वस्तु पर 320 रुपये अंकित करता है, यदि 10% के छूट के बाद भी उसको 20% का लाभ होता है, 10% के छूट के बाद भी उसे 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए 320 से 10% का छूट दे रहा है, 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10 लिखते हैं, यानी मान लीजिए 10 रुपया पूरा प्राइस है आपका, अंकित मूल्य है 10 रुपया, अंकित मूल्य को MP लिख रहे हैं, 10 रुपया MP है, तो 1 रुपये का छूट हो गया तो कितना रुपया हो गया 9 रुपया, इसको क्या हो गया आपका बेचने वाला रेट हो गया। तो यहाँ पे अंकित मूल्य 10 रुपया नहीं है, कितना दिया होगा 320 रुपया दिया गया है, यानी कितना गुना ज़्यादा 32 गुना ज़्यादा। तो उसी तरह ये बेचने वाला ये मूल्य कितना गुना दिया होगा, ये 32 गुना ज़्यादा दिया होगा, तो इसे गुना कीजिएगा तो कितना आ गया 288 आ गया, यानी 288 रुपये में बेच रहा है। लेकिन ये बोला गया जो 288 में बेच रहा है यानी SP हो गया, जो 288 बेचने पर भी उससे 20% का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य कितना होगा। तो 20% का लाभ होता है तो 20% को हम क्या लिखते हैं, तो 20% को हम लिखते हैं 1/5, 1/5 लिखते हैं, यानी 5 रुपया। अब मान लीजिए कोई
कोई वस्तु 5 रुपये में खरीदे और 1 रुपये का लाभ आ रहा है तो कितने में बेचता होगा? 6 रुपये में बेचता होगा। तो यहाँ पे बोल रहा है 6 रुपये में नहीं बेचता, ये कितना रुपये में बेचता है? 288 रुपये में बेचता है। तो ये इससे कितना गुना ज़्यादा हो गया? तो ये इससे देखिए 48 गुना ज़्यादा हो गया। कितना गुना ज़्यादा हो गया? 48 गुना। तो ये इससे भी कितना ज़्यादा होगा? ये भी 48 गुना ज़्यादा होगा। तो ये कितना आ गया? जब इसको गुना कीजिएगा तो 240 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया? सीपी आ गया। तो ये हमारा सीपी आ गया 240। कौन सा ऑप्शन में है? देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। क्या है? 240। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन किस बेसिस पे? चलिए देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या बोला? मांच। मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? मांच किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये मध्य प्रदेश का लोक नृत्य है। ये लगभग हर सेट में पूछा गया था एक लोक नृत्य क्या। तो लोक नृत्य पे मैं एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें सिर्फ लोक नृत्य क्या होगा, तो आप सभी उसे जरूर देखिएगा। इसलिए देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाइएगा जिससे कि घंटा जो आपका बजा रहे और मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? देखिए ध्यान से। तो क्या बोला गया है? ध्यान से देखिए। ये बोला गया है क्या? एक नाव, क्या बोला गया? एक नाव की गति धारा की विपरीत दिशा में कितने है? 40 किलोमीटर गति है धारा के विपरीत दिशा में, और स्थिर जल में कितना है? 55 किलोमीटर है। तो नाव की गति नदी की धारा की दिशा में क्या होगी? देखिए नाव धारा की विपरीत दिशा में होगी तो वो क्या होगी? धारा की दिशा x, और उधर से जब वो सिंपल भी होगी तो मान लीजिए धारा की दिशा और इसकी विपरीत दिशा में, तो वो 40 किलोमीटर होगी। यदि वह शांत जल में है तो शांत जल क्या है? आपका 50 किलोमीटर है। तो 55 किलोमीटर का स्पीड से चलता है वो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? धारा की गति और शांत जल में गति कितनी है उसकी? 55 किलोमीटर, है ना। तो आप यहाँ से यहाँ पे धारा की गति 55 यहाँ होगी, 55 किलोमीटर, और ये वाई मान लीजिए तो 40 हो गया। तो आप धारा की गति कितना किलोमीटर हो गया? 40 में 55 माइनस कीजिएगा तो कितना हो गया? 15 किलोमीटर इसकी धारा की गति हुई। तो यहाँ पूछ रहा है कि धारा की दिशा में गति क्या होगी? तो उसके स्थिर जल में 55 किलोमीटर की गति है और धारा की गति है 15 किलोमीटर। तो उसकी गति कितनी हो जाएगी? सिंपल सा हो जाएगा आपका कितना? 70 किलोमीटर की उसकी गति हो जाएगी। तो ये सिंपल सा प्रश्न है, 70 किलोमीटर। तो आप डायरेक्ट मुंह से भी कर सकते थे, मैं थोड़ा सा प्रोसेस बता दिया जिससे कि आप सभी को समझ में आ जाए अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या? 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा खोजी गई पहली एंटीबायोटिक निम्नलिखित में से कौन सी थी? पहली एंटीबायोटिक खोजी गई कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। कौन सी? पेनिसिलिन थी। यहाँ भी पेनिसिलिन, ऑप्शन नंबर ए इसका सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए बोला क्या गया है? सन 1902 में पहली बार बड़े पैमाने पर विद्युत एयर कंडीशनिंग का आविष्कार और इनका प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो याद देखिएगा, विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था। क्या? विलिस कैरियर के द्वारा किया गया था, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या क्वेश्चन है? बोला क्या है? 2015 में ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज किसने की थी? खोज की थी किसने की थी? मंगल ने। ठीक है, तो ये मंगल पे की थी। और याद रखिएगा इस पे मूवी भी बनी है, मिशन मंगल, जो कि अक्षय कुमार की है। अच्छी मूवी है, आप उसे देख सकते हैं। तो उससे आप समझ काफ़ी अच्छी नॉलेज मिलेगी किस तरह से ऑर्बिट पे सैटेलाइट घूमता है, कैसे चलता है। तो आप कभी कभी मूवी भी देख सकते हैं एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा। देखिए ये प्रश्न क्या है? तो बोलता है यदि पी अपनी यात्रा का पहला आधा भाग 40 किलोमीटर में तथा शेष दूरी 50 किलोमीटर की गति से तय करता है तो औसत गति, कुल यात्रा की औसत गति क्या निकालें? तो औसत गति को क्या लिखते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला तो बताए थे आपको, फिर से लिख लीजिए। 2x गुना वाई बाय एक्स प्लस वाई, यही होता है। अब सिंपल से पुट कर दीजिए। देखिए ये 40 है और यहाँ 2 गुना भी था, और गुना क्या है? वाई कितना है? 50 किलोमीटर, और नीचे जोड़ दीजिए 50 और 40 कितना होता है? 90। डायरेक्ट कर दिया। अब इसको कटा दीजिए, इसको 9 से कटाए, और कोई कुछ कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 4 5 से 20, 20 दूना कितना? 40, और एक जीरो कितना? ये कितना हो गया? 400/9,
जब इसको कटाइएगा कितना हो गया, देखिए 436 4.44, यानी ये बढ़ते रहेगा, तो ये 444.44 जाते रहेगा। ये कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ए ही है। ये सिंपल सा था, तो सिंपल से सॉल्व कर सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए काफी इजी प्रश्न है। यदि ब्याज को वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाए तो 2 वर्ष के लिए 4800 रुपये पर 20% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है सिर्फ, तो जान लीजिए 2 वर्ष के लिए 20% पे, तो 20% को हम क्या लिखते हैं 5 रुपया, और 5 रुपये यानी 20% को 1/5 लिखते हैं ना, तो मान लीजिए 5 रुपये यदि मूलधन था, यदि उस पर 1 रुपये ब्याज लिया तो कितना रुपया हो गया, 6 रुपया हो गया। तो 5 रुपया मूलधन था, उस पर 6 रुपया, इस तरह से कितने साल चलेगा, 2 साल। तो 2 साल को यहाँ पे इस तरह लिख लेते हैं हम। तो 2 साल के लिए देखिए गुना किए तो कितना गया 25 रुपया, और यहाँ पे मान लेते हैं हम इसको, और 6 रुपया से क्या हो गया 36 रुपया हो गया। अब देखिए क्या बोला गया, यहाँ पे 25 रुपया है नहीं, यहाँ पे दिया गया है मूलधन कितना 4800, तो यहाँ 4800 दिया गया है, तो इससे कितना गुना ज़्यादा है, जब इसको डिवाइड दिए तो इससे कितना गुना ज़्यादा होगा, देखिए ये 192 गुना ज़्यादा होगा, लगभग कितना हो गया 192 गुना। तो ये भी तो इससे 192 गुना ज़्यादा होगा। जब इसको 192 से हम गुना किए तो ये कितना आ गया 6912 आ गया। 6912 ये क्या आ गया, हमारा अमाउंट आ गया, यानी ये पूरा धन आ गया। लेकिन हमें क्या पूछा गया है, चक्रवृद्धि ब्याज पूछा गया है, तो चक्रवृद्धि ब्याज के लिए हमको इसको माइनस करना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे सब में क्या है 0 तो मुझे लगता है कि यहाँ पे 480010 और होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में प्रिंट हो गया हिंदी में, इंग्लिश वाले में सही होगा, तो यहाँ पे 1920 होगा, और यहाँ भी क्या हो जाएगा ये हो जाएगा, क्या कि ऑप्शन नंबर बी ही करेक्ट होगा। तो इस कंडीशन से, तो अब देखिए अब इसमें से सिंपल से क्या कीजिएगा, अब इसमें से आप क्या कीजिएगा माइनस कीजिएगा, किसको 48,000 को। तो 69120 में जब 48,000 माइनस कीजिएगा तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो 0 2 1 और 1 और ये 2, देखिए आगे ना 21120, ये हमारा क्या हो गया चक्रवृद्धि ब्याज, क्योंकि अमाउंट में आपका मूलधन घटाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज ही बचता है ना। तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा इस कंडीशन से सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए बोला क्या गया है, फिर से क्या है रिलेशन का क्वेश्चन है। मालिनी ने कहा रोहित मेरी मासी की माँ का इकलौता बेटा है। मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है। मैंने बार बार बोला कि इस तरह के प्रश्न को आप खुद पढ़ लीजिए तो आराम से सॉल्व हो जाएगा। मालिनी ने कहा, मान लीजिए मालिनी आप है, तो मालिनी ने क्या कहा, रोहित मेरी मासी की माँ, मेरी मासी की माँ, तो मेरी मासी की माँ क्या हुई नानी हुई, का इकलौता बेटा यानी मेरा मामा। तो मालिनी रोहित से कैसे संबंधित है, तो क्या है मौसेरा भाई होगा ना, सिंपल सा है ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए खुद पर ले लीजिए, तो यहाँ पे हमेशा अपने पर ले लीजिए रिलेशन, तो जल्दी समझ में आ जाएगा, क्योंकि आप अपने रिलेशन को मान लीजिए, ठीक है, और रिलेशन यानी खुद पे आप मान लीजिए, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या बोलता है, देखिए प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है तो उच्च रक्तचाप, ध्वनि ये ओजोन क्षय, ओजोन क्षय ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव नहीं है, क्योंकि पशुओं की मौत भी ध्वनि प्रदूषण के कारण हो जाती है। कर्नाड यानी कान में प्रॉब्लम भी ध्वनि प्रदूषण के कारण होती है, और हाई ब्लड प्रेशर भी यानी बीपी भी आपके ध्वनि के कारण होता है। कहीं कि आप सुने होंगे कि डीजे के सामने जिसको हाई बीपी होता है उसे नहीं रहना चाहिए। तो ओजोन क्षय इसके कारण नहीं होता है, ओजोन क्षय CFC के कारण होता है, जो कि हमारे फ्रिज और AC से निकलता है। तो याद रखिएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, प्लेग, क्या बोला गया, प्लेग उन्मूलन की याद में मोहम्मद कुली कुतुब शाह द्वारा निर्मित स्मारक निम्नलिखित में से कौन सी मीनार है। कौन सी मीनार है, तो याद रखिएगा 4 मीनार है। कौन सी है, 4 मीनार है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ने अकबर को, तो समीर खुद का मान लीजिए, ठीक है, अकबर को अपनी नानी के एकलौते बेटे,
अपने नानी के एकलौते बेटे यानी मामा के बेटे के रूप में बताया, तो समीर अकबर से कैसे संबंधित है? तो यह हो गया मामा का बेटा हो गया ना साथ में, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, बोलता है यदि रन को इस तरह संबोधित करते हैं और बिन को ये संबोधित करते हैं तो बिन को क्या करेंगे? तो ये देखिए संख्यात्मक मान दे दिया गया है पूरी अल्फाबेटल ऑर्डर का। जैसे आर कितने नंबर पे आता है? तो आर 18 नंबर पे आता है, यू 21 पे आता है और एन 14 पे आता है। उसी तरह बी 2 पे आता है, आई 9 पे आता है और एन 14 पे आता है। तो उसी तरह आप ले सकते हैं बी 2 पे आता है, आर 18 पे आता है और आई 9 पे आता है, एन 14 पे आता है और जी 7 पे आता है। तो इस तरह का वैल्यू कौन सा ऑप्शन में? देखिए ए में है, तो यहाँ से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिंपल सा है, याद रखने का तरीका भी बताया था मैंने, कौन सा? इजोटी वाला तरीका, इसमें 5, 10, 15, 20 और 25 मान लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष गोमेश चंद्र बनर्जी थे। गोमेश चंद्र बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे, यानी ऑप्शन नंबर इसका ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये डाटा हैंडलिंग का है, तो इसको देखिए सवाल इस तरह के 2-3 प्रश्न होते हैं, तो सही प्रश्न को सॉल्व करना। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है आपका, ध्यान से बोला क्या गया है, प्रश्न को पढ़िए। देखिए यहाँ पे क्या है, घरेलू खर्च दिया गया है, वर्ष दिया गया है 2010, 11, 12, 13, 14। फिर किराना पे कितना खर्च होता है, किराया पे कितना खर्च है, मनोरंजन पे कितना, ईएमआई और कर कितना क्या जमा करते हैं। अब क्वेश्चन के अनुसार इसका जवाब दें। बोला क्या गया, वर्ष 2014 में ईएमआई पर किया गया खर्च किराने पर किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है? तो यहाँ पे देखिए क्या गया, ईएमआई पे किए गए खर्च का कितना प्रतिशत है। तो ईएमआई को जोड़ लीजिए, सबको यदि जोड़ लीजिएगा तो सबको जोड़ने के बाद कितना आता है, ये 27.3 के आसपास आएगा। ठीक है, और इसके बाद क्या बोला गया है, किराने पर खर्च। तो किराने पर कितना खर्च हो जाएगा, तो किराना को जोड़ लीजिए। तो देखिए तो बोला किस पे गया, परसेंटेज निकाला है, तो 27.3 किराने पे कितना खर्च है, सबको जोड़िए, 32, 7, इतना इतना, इन सभी को जोड़ने के बाद आपका कितना आ जाता है, 215 आ जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए। देखिए इसको ऊपर उड़ाइए तो एक जीरो और आ जाएगा, जब ये जीरो जीरो कटा दीजिए, एक ही जीरो कटेगा, उसके बाद यहाँ से इसको कटा दीजिए। जब इसको कटा दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, लगभग 14.23% आएगा आंसर। 14.23% कितना है, देखिए ऑप्शन नंबर बी, ध्यान से देखिए 14.23 ही आंसर है। तो ये इस तरह से सॉल्व होता है। ठीक है, डाटा हैंडलिंग के सवाल कितने इजी से सॉल्व हो गया देख लिए। बस इस तरह के सवाल में 2-3 सवाल एक ही तरह का होता है, तो आप एक क्वेश्चन को सफिशिएंट टाइम लेके बनाइए, जिससे कि आपको आने वाले क्वेश्चन आराम से बन सकेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए अब क्या बोला गया क्वेश्चन कि प्रति वर्ष मनोरंजन पर औसत खर्च कितना होगा। मनोरंजन पर औसत खर्च कितना होगा, तो देखिए मनोरंजन है तो ये इन सभी को जोड़ लेंगे, औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जितना खर्च है और कितने वर्ष है उतना से डिवाइड दे दीजिए। जब सभी को जोड़िएगा तो आप कितना आएगा, 35.20 आएगा। कितने वर्ष में है, ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5 वर्ष है, तो इसको 5 से भाग दे दीजिए। जब 5, और यहाँ देखिए ध्यान से ये लाख में दिया गया है, जब इसको डिवाइड दीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 7.040 ये समथिंग आएगा। ठीक है, और ये रुपये में आ जाएगा, तो यहाँ पे पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये ऑप्शन नंबर देखिए 7.040 यही आ रहा है ना, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस तरह के प्रश्न क्या है, अब क्या प्रश्न पूछा गया, ये लास्ट प्रश्न है, 100वां प्रश्न है। वर्ष 2012 के लिए कुल घरेलू खर्च कितना है। देखिए 2012 के लिए यही घरेलू खर्च टोटल इसका, तो इन सभी को जोड़ लीजिए, तो टोटल खर्च कितना आ रहा है जोड़ने के बाद। देखिए टोटल घरेलू खर्च कितना है, ये पूछा गया है 2012 में, तो टोटल घरेलू खर्च जोड़ लीजिए तो कितना आ रहा है। देखिए तो आप ये आ रहा है लगभग, देखिए सबको जोड़ लीजिए, 2012 में जोड़िएगा
तो घरेलू खर्च लगभग आ जाएगा आपका 899, और ये क्योंकि लाख में है तो ये 0 लगा दीजिएगा। तो 8990 इसको जोड़ने के बाद आएगा, तो ये ऑप्शन नंबर ए ही होगा इसका। ठीक है, तो याद रखिएगा 8990। ठीक है। और दोस्तों यदि आप चैनल पे अभी पहली बार आए हैं या फिर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएंगे, जिससे कि आप लोगों को हमारी पल पल की वीडियो की मदद मिलती है। और हाँ, यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें पता चले कि आप हमारी वीडियो को अच्छा फील दे रहे हैं। साथ ही वीडियो दोस्तों याद रखिएगा, यदि आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आएंगे और यदि कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं कि मैं इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूं। साथ ही मैं बहुत ही मेहनत से आप लोगों के लिए क्वेश्चन जमा करता हूं और आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूं। तो मेहनत अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद, मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में।